मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये होता है कि जब मार्केट बहुत हाइप हो जाता है या हाई हो जाता है तो मैं वहां विड्रॉ कर जाता हूँ मार्केट से। जो हो रहा है सर लीला है। जब तक कंपनी परफॉर्म इन द स्टोरी इंटैक्ट, अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, जब तक मैनेजमेंट डीफोकस नहीं हो रहा है तब तक वो शेयर्स के अंदर बना रहने का है। रिस्क आप कितनी बड़ी रिस्क ले सकते हो, नहीं तो क्या है ना कि आप इतने बड़े मैच में खेल के चले जाओगे। इतने बड़ी इकोनॉमी जो हमारी आज $3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आप परसेंटेज में पैसा जोड़ते रह गए आप इसके अंदर, वो कैसे होगा? तो आपने गवा दिया ना वो अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी मालूम नहीं कब आएगी। जो चाइना जो है ना, ये फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी है। आप चाइना को एक बार घूम के आइए, छोड़िए आप इधर उधर अलमाटी और वियतनाम और इधर कुछ नहीं, आप अपने बच्चे को चाइना दिखाइए। Hey guys, I'm happy to be a part of Zerodha's media network. Together, Zerodha and I plan to bring to you simple yet effective and impactful news and views from the best minds in the financial world. Hello and welcome to another episode of The Money Mindset. My guest on the show today is someone who's a legendary market investor. He needs no introduction. He's been investing, I think, for maybe 30-40 years now, and not just the market investor but has many hobbies which the market is well aware of, whether it is singing, writing poetry, shairi and all of that. So please join me in welcoming Vijay Kedia. Vijay ji, thank you so much आप आए मेरे शो में. Thank you Sonia ji, thank you for inviting me. Thank you, it's my pleasure. तो when I thought of getting you on the show, I was very confused कि आप आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो स्टॉक मार्केट जर्नी है, बहुत सारे लोग इसके बारे में लिखते हैं. यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन, सो इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर ऑन द शो. एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट प्लीज़ फॉरगिव माय हिंदी, इट्स नॉट ग्रेट. तो आप प्लीज़ बेयर विथ मी, बट टेल मी अबाउट योर जर्नी. आपने स्टार्ट कैसे किया? एंड एवरीवन नोज़ कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 15-20 स्टॉक से ज़्यादा तो पोर्टफोलियो नहीं है आपके पास, बट in that concentration of 14-15 stocks, you have a net worth of almost 2,000 crores, at least as per reports, right? Dollar or rupees? hopefully dollars. आप बताइए. I don't know. I don't count my money. Really, I'm telling you. I get to know all these things from media only कि अभी इतना बढ़ गया, इतना घट गया, ये हो गया. मैं सुन के हंसता हूँ, चलो ठीक है भाई. मेरे तो आप बताइए ना हमें, आपका नेटवर्थ कितना है अभी? नहीं, I swear to God मेरे को नहीं मालूम. जो पेपर वाले बोलते हैं शायद वही होगा, ये मेरे को नहीं मालूम. मैं काउंट नहीं करता हूँ. डोंट काउंट योर चिकन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. अब गिनो मत उसको. गिनना क्या भाई, हमको जाना है क्या? मेरे को मैराथन दौड़ रहा हूँ मैं, 42 किलोमीटर 32 किलोमीटर जो भी होता है उतना मेरे को जाना है. अब 1-1 किलोमीटर मैं जोड़ता रहूँ कि 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर थोड़ी हो गया. जाना कितना भाई? अभी तो 36 बाकी है, अभी 35 बाकी है, अभी 30 बाकी है. तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. लंबा है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो आपकी स्टोरी बताइए पहले. आपने इन्वेस्टमेंट का ये जो मैजिकल यूनिवर्स है मार्केट का, शेयर बाजार का, कैसे स्टार्ट किया? एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग? आई रेड समवेयर कि यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 14 एंड सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. नहीं, ऐसा नहीं है. देयर वाज सो मेनी लुकिंग बैक. इट वाज लाइक ए टिपिकल हिंदी मसाला मूवी, बॉलीवुड मसाला मूवी. आई स्टार्टेड 14 when I got inclined towards investing at the age of 14 when I was 14. तो मेरे को लगा कि हाँ भाई, मे बी आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई मन करता नहीं था. मैं उसमें 10th क्लास में था, फेल हो गया था मैं. अच्छा. तो हाँ, तो मेरे को लगा यार अपने तो सब खत्म हो गया, कुछ करने का नहीं. एंड माई फादर ऑल्सो डाइड इन द सेम 14 years of age. तो मेरे को लगा भी कुछ करना पड़ेगा. घर में भी हम लोग 4 भाई बहन थे, हम लोग मम्मी, तो हम लोग कुछ ना कुछ. तो इन्वेस्टिंग ये ऐसा लगा, इन्वेस्टिंग क्या सट्टा समझिए, वही ऐसा लगा कि शायद इसी में कुछ किस्मत आजमाई जा सकती है, क्योंकि कोई अपने पास कैपिटल नहीं था, जीरो कैपिटल कुछ था नहीं. तो ऐसे लगा कि यही काम ऐसा है जिसको मैं जीरो से शुरुआत कर सकता हूँ. एंड इट डजंट नीड एनी क्वालिफिकेशन, इट डजंट नीड एनी एक्सपीरियंस. तुक्का ही मार रहेगा ना, सट्टा ही कर रहेगा ना, तो तुक्का मारने का. लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का. और 100-200 रुपया, 50 रुपया, 25-50 रुपया की वो हार जीत से वो शुरुआत किया. तो लेकिन जब वो लेजिटिमेट एज होती है, उस समय 19 years की एज थी लेजिटिमेट जो भी होती है उसमें स्टॉक मार्केट में आने के लिए. तो जब 19 साल का हो गया तो मैं शेयर बाजार के अंदर में आ गया, फ्लोर पे आ गया वहाँ पे.
अच्छा। तो फिर आके वहाँ पर वो ट्रेडिंग चालू किया, सट्टाबाजी चालू। बट आपके घर में कोई और था जो ट्रेडिंग करता था, जो आपके आपके मेंटोर्स थे, या ऐसे ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, ऐसी शुरुआत मैंने ऐसे ही किया कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ब्रोकर थे कलकत्ता के अंदर में। अच्छा। तो उसमें ब्रोकर कोई बहुत पैसा वैसा नहीं होता था ब्रोकर का। अब ब्रोकरों के पास में बिल्डिंग है और ये सब बड़े बड़े सब नेटवर्थ हो गए, तो उसके अंदर में उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो उनको जब लगा कि मेरे को ब्रोकिंग करना नहीं था, क्योंकि किसी को बाबू बोलना, किसी को वो मस्का लगाना, वो अपने को आता नहीं था मेरे को। तो मैं वो सब छोड़ के सट्टा करने लग गया। तो घर वालों ने निकाल दिया, चाचा लोगों ने बोला ये बर्बाद कर देगा जो भी है, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, उन्होंने निकाल दिया था, मैं आज़ाद पंछी हो गया। बोला अभी क्या है, अभी पूरा समंदर है नापने के लिए। बोलते हैं जब आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो नापने के लिए पूरा आकाश होता है आपके पास। करेक्ट। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि अभी मैं फ्री बर्ड हूँ, अभी जो मेरी मर्जी है वही मेरे को करने का है। तो ये वहाँ से जर्नी एक्चुअली शुरुआत हुई है। तो आप मुंबई कौन से साल में आए, और जब भी आप मैं आए? 90 में आया। अच्छा, 1989, लेट 89, अच्छा। 1990 में आया। और तभी आपने क्या किया? तो संजोग से क्या आती, तो वो अपने के लिए वो बुल मार्केट आ गया, तो समझिए मैं आया बुल मार्केट लाया। 91 से जो ऐसा शुरुआत बोल हुई। सकते हैं, हाँ वो शुरुआत हुई। तो अपने आने के 4-6-8 महीने बाद ही बुल मार्केट शुरुआत हो गया वहाँ पे। तो उसमें वो पार्टिसिपेट किया उसके अंदर में, बुल मार्केट में। और पार्टिसिपेट किया तो अपने समझिए अपना जो तुक्का था वो तीर हो गया, अपने लग गया, अपने अपने बादशाह बन गए कि हाँ भाई अपने चल रहा है अपना। अच्छा। तो वहाँ से एक्चुअली ये शुरुआत हुआ। फिर वो एक ऐसा शुरू के दिन थोड़े से रहे उसके स्ट्रगल के, लेकिन ठीक है, वो भी एडवेंचर था। वो स्ट्रगल नहीं था, एडवेंचर था। पीछे घूम कर देखे तो लगता उसने ज़िंदगी में सिखाया, नहीं तो सब सीखता नहीं वहाँ पे। करेक्ट। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो मेरे को, जो भी आज तक जहाँ भी मैं जो भी पहुँचा हूँ, कोई बहुत तीर नहीं मैंने मार लिया। जहाँ से आया हूँ वहाँ से कुछ आगे आया हूँ ज़रूर है। उसका सबसे बड़ा योगदान है भारत के बुल मार्केट को। तो उसमें मैं सही टाइम पे, ईश्वर ने सही टाइम पे, सही जगह, सही माहौल में मेरे को पहुंचा दिया। तो पहुंचा दिया तो बस वो समझिए मेरे लिए फायदेमंद हुआ। बट एक होता है लक, एक होता है राइट टाइम राइट प्लेस, बट एक होता है स्किल। तो आप हमेशा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, लार्जली स्मॉल कैप्स। तो मुझे ये पॉडकास्ट के थ्रू जानना है कि आपने वो स्किल कैसे डेवलप किया। मुझे पता है आपका एक फ्रेमवर्क होता है स्माइल, मैंने पढ़ा था। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जो ये यंगर जनरेशन है जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप कैसे ये स्किल डेवलप करने के लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, लक और स्किल की जो आप बात करते हैं, वो ऑफ कोर्स लक जो है, समझिए स्किल इसको बोलते हैं, जो मैं समझाऊँ। कई बार आप कुछ काम गलत भी करते हैं, बिना स्किल के भी करते हैं, आपको अनुभव नहीं है फिर भी आप कुछ काम करते हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाता है, या आप उसमें मरते मरते बच जाते हैं। वो आपको लक आपको बचाता है। लेकिन जितनी बार लक आपको बचाता है उतनी बार आपको एक लेसन सिखाता है। वो लेसन आपकी स्किल बन जाती है या आपका अनुभव बन जाता है। नेक्स्ट टाइम लक आपको नहीं बचाएगा, वो स्किल आपको बचाएगी। जो पहली बार जो इस लक से आपने वो स्किल सीखी, या समझिए आप गिरते गिरते बच गए, तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आपको सिखाती है। पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हुआ कि वो ऑफकोर्स वो स्माइल जो मैं वो फॉलो करता हूँ, कि मेरे को ये लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो ये हैं, इनको मल्टी बैगर होने में टाइम नहीं लगता। कि जैसे एक हाथी है, अगर वो टर्न अराउंड करेगा, अगर घूमेगा तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर समझिए एक हिरन को घूमने का है, और एक और छोटे कोई चीता को घूमने का, इवन कोई चींटी को भी अगर घूमने का है जल्दी हो तो जाएगा। जल्दी से घूम सकती है। तो मेरे को शुरू से ये था कि मेरे को काम जल्दी जल्दी काम करने का लाइफ में, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे को ऐसे लगता था कि मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ लोगों से। तो मेरे को ये समझ में आया कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो रिस्की है, ऑफकोर्स इलिक्विड भी है, लेकिन मेरे को लगा ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होते हैं ये। तो इस बोल के मेरा रुझान मेरे को मन में रहा कि मैं जो भी काम करूँगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर में करूँगा। और आपने जो दूसरा आपने ये पूछा, आप स्माइल का फुल फॉर्म बताइए, मतलब जो व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है आपका फ्रेमवर्क, तो उनके लिए आप थोड़ा सा तो बताएंगे। स्माइल को माने स्मॉल इन साइज, तो मैं इसी स्मॉल और मिड कैप के अंदर में करता हूँ। और स्मॉल इन साइज माने यहाँ पर तो मैं जो एक जगह पढ़ा, मिड कैप भी माने 30-35 हज़ार करोड़ का जो मार्केट कैप होता है वो भी मिड कैप में आता है टेक्निकली देखा जाए तो। यहाँ पर एज पर सेबी लॉ या एक्सचेंजेस का जो लॉ के हिसाब से, तो मेरा स्मॉल इन साइज मतलब है कि जिस भी सेक्टर में मेरे को इन्वेस्ट करने का है उसमें जो छोटी कंपनी है, नॉट नेसेसरी लास्ट कंपनी हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो या 8 नंबर हो, स्मॉल इन साइज। तो मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर में कौन सी कंपनी मेरे पैरामीटर में ठीक बैठती है। और मीडियम इन एक्सपीरियंस की जो भी मैनेजमेंट जो है, क्योंकि मेरे को लगता है मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरे को लगता है जो
मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस, मैंने 15-20 साल का उसको अनुभव होना चाहिए मार्केट के अंदर में। तो 15-20 साल में उसने 3-4 बड़े छोटे साइकिल देख लिए होंगे और बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, तो उसको अनुभव हो गया कि कैसे तूफान में कैसे गुजरने का है, ये उसको अनुभव हो गया होगा। तो मैं जनरली इसी बोल मैं जो नई नई कंपनी आती है मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ अभी तक। तो इसलिए उनका वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और लार्ज इन एस्पिरेशन की जो मैनेजमेंट का एस्पिरेशन वो बहुत कमाल है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके फायर इन द बेली हंगर उसको होनी चाहिए उसको, कि मैं आज छोटी कंपनी हूँ, आज मैं 1000 करोड़ की कंपनी हूँ, मेरे को 5000 बनना है, 5000 से 10,000 करोड़ की कंपनी बनना है, फिर नेशनल कंपनी बननी है, इंटरनेशनल बननी है। तो वो उसके अंदर में हंगर उसके अंदर में होना बहुत ज़रूरी है इसमें। और लास्ट में होता है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, लेकिन वो साइज जो है वो उसके प्रोडक्ट का साइज है, उसके सेक्टर का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मैं एक शॉर्ट लाइन में बोलता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि आई डोंट हंट फॉर द क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड, आई हंट फॉर द फिश इन द ओशन, कि जिसके पास में पूरा समंदर तैरने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला लगाता हूँ और इससे मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो जैसे आपने बोला कि जो कंपनीज होते हैं उनको एटलीस्ट 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत साइकिल्स देखना चाहिए। आपने ऐसे बहुत साइकिल्स देखे हैं बुल और बेयर मार्केट के, राइट? 1990 से आपने शुरू किया था, तो आपने एटलीस्ट मे बी 4 बड़े बुल मार्केट देखे होंगे, 4 या 5, वेरी फॉर्चुनेट। एंड तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो चल रहा है मार्केट, थोड़ा सा बेयर मार्केट या थोड़ा सा करेक्शन जो चल रहा है, इसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स हैं उनका करेक्शन जनरली ज़्यादा रहता है। अगर इफ़ निफ्टी करेक्ट्स 5% देन स्मॉल कैप्स जनरली करेक्ट 20%। तो आप ये बेयर मार्केट से जब भी गुजरते हैं तो आपका क्या साइकोलॉजी होता है? नहीं, मेरा माइंड बड़ा क्लियर है मैम। मैं ये सब सोचता हूँ, ये बुल मार्केट बेयर मार्केट ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा कोड भी है कि वी आर नाइदर इन अ बुल मार्केट नॉर इन अ बेयर मार्केट, वी आर इनटू स्टॉक मार्केट। तो आपको इंडियन इकोनॉमी को समझने का है। अगर इकोनॉमी अगर चल रही है तो स्टॉक मार्केट उसी का रिफ्लेक्शन है। स्टॉक मार्केट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो इकोनॉमी में हो रहा है उसका वो रिफ्लेक्शन। एक्सुबरेंस हो जाता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप में उसको करेक्ट करता है। ये मार्केट का यही फिनोमेना है। तो इस बोल का मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये होता है कि जब मार्केट बहुत हाइप हो जाता है या हाई हो जाता है तो मैं वहाँ विड्रॉ कर जाता हूँ मार्केट से। अच्छा। तो मैं सबड्यूड हो जाता हूँ, मैं डिफेंस में खेलने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा। और जब मार्केट क्राइसिस में होता है तो मैं ऑफेंसिव हो जाता हूँ, तो मैं उल्टा काम करता हूँ। तो मेरा कोड भी है मैडम कि दुनिया में जो भी लोगों ने जो भी पैसे कमाए हैं वो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए हैं। बुल मार्केट में इन्वेस्ट करके आपने ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड क्रिएटिंग वेल्थ। जो वेल्थ मार्केट में क्रिएट होती है वो क्राइसिस के अंदर में क्रिएट होती है। चाहे आपको लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस ले लीजिए या आप कोविड की क्राइसिस ले लीजिए या कोई भी आप क्राइसिस लीजिए, उसमें जिस आदमी ने जो शेयर्स ले लिया हिम्मत करके या कैसे भी एडजस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को, उसने पैसा कमाया यहाँ पे। तो मेरे लिए तो ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का पहला बात मेरे लिए कुछ खाली एक बोलने के लिए, सिंस वी आर टॉकिंग सो आई कैन गिव यू सम रेफरेंसेस अबाउट बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट, बट एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट worried about it. Of course that does not mean that my stock price falls. So of course I am worried about it. Not worried, माने it draws my attention, क्या रे गिर गया फिर बोलता अपना क्या था गिर गया। Your demat statement belongs to the market, your bank statement belongs to you. It's very simple. तो मेरे को ये बुल मार्केट बेयर मार्केट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा एक चीज़ I would like to point it out to you मैम, after 2003। आप मुझे मैम अच्छा, नहीं बुलाइए सोनिया प्लीज जी। सोनिया। ओके, तो ठीक है। तो 2003 के बाद में एक बड़ा मेजर जो चेंज आया इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो आया कि पहले बेयर मार्केट छोटे होते थे और बुल मार्केट बड़े होते थे। पहले 9 महीने के अंदर में बुल मार्केट खत्म हो जाता था और बेयर मार्केट 2-3 साल तक चलता था। 2003 के बाद में ऐसा हुआ है कि बुल मार्केट चला 5 साल और बेयर मार्केट जो आया, बड़ी क्राइसिस आई, वो 9-10 महीने के अंदर में बॉटम बनाकर मार्केट रिवाइवल मोड पे आ गया। नया हाई आया 3 साल 4 साल बाद, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स ने मोटा मोटी जो लो बनाने थे वो बना लिए और जो क्राइसिस जो आनी थी वो खत्म होकर मार्केट स्टेबलाइज होने लग गया था। यही हाल कोविड के अंदर में हुआ। तो मेरे को ये कोविड में भी आप देखिए जितना बड़ा, इससे बड़ा सेंचुरी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। उसके बाद भी मार्केट आप देखिए 9 महीने के पहले मार्केट रिकवरी मोड पे आ गया था। मार्केट को नया हाई से बुल मार्केट बेयर मार्केट नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि नया हाई आया तो ही बुल मार्केट होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नया हाई आना तो बल्कि डेंजरस साइन है कि इसका मतलब हो सकता है गिरने की वो तैयारी है। तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ बुल मार्केट बेयर मार्केट। बल्कि मैं आपको बताऊंगा 2008 से 2012 के बीच के अंदर में ये 4-5 साल ऐसे गए जिसमें मैंने जो शेयर्स लिए थे पहले
वो उस समय 50-50 100 गुना हुए 8 से 14 के बीच में। Correct. और लोग सोचते हैं 2014 के बाद में बुल मार्केट आया, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये लोगों ये नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि बुल मार्केट बड़े हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। और बेयर मार्केट आना बल्कि एक फिल्टर के जैसा होता है। छोटे माने फ्रॉथ निकल जाता है, फ्रॉथ निकल जाता है, वीक लिंक जो होती है वो निकल जाता निकल जाते हैं। और ये सबसे बड़ा लेसन है ये अभी कोविड के बाद में अभी जो मार्केट गिर रहा है और ये जो नए लोग जो आए हैं ये इनके लिए जिंदगी का स्ट्रक्चर खड़ा करेगा इन लोगों के लिए। ये इतना बड़ा लेसन अगर इससे सीख जाते हैं लोग तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। शेयर बाजार में लोग पहले आते हैं ना सोनिया जी, तो क्या सट्टा करने के लिए आते हैं सबसे पहले, तुरंत पैसा कमाने का ये वो, और मार्केट साथ देता है क्योंकि चलती हुई ट्रेन को आप धक्का लगाएंगे तो आपको लगेगा आप धक्का लगा रहे हैं, उल्टी दिशा इसीलिए चल रहा है। हाँ, इसीलिए चल रहा है। अब दूसरी उल्टी दिशा में लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप में कितना दम है। तो लोगों को सबको ये समझता है कि इस मार्केट में आए, कुछ भी ले लिया, किसी ने बता दिया, आपने पैसे कमा लिया, आपको लग रहा है मैं इनविंसिबल हूँ, अभी मैं तो एकदम यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो गया, मैं तो जीत लिया मार्केट को। जब मार्केट थप्पड़ मारता है तब आपको रियलाइज होता है कि आप में कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। या तो ये थप्पड़ बहुत जरूरी है। ये आप सब खुद लिखते हो या कोई आपको नहीं, लिख के देता है? नहीं, ये सब फालतू बातें कौन मेरे साथ टाइम वेस्ट करेगा ये बताइए। आपके लिए फालतू होंगे, हमारे तो लेसन्स है, लाइफ लेसन्स। हाँ तो वो तो ठीक है, वो मेरा दिमाग यही चलते रहता है, वो सब तो यही है। तो आपने एक बात बताई थी, जो बेयर मार्केट होता है उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है वो उठ के आता है कि आपके पास करेज है या नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है? अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत सारे स्टॉक्स में हैं, उसमें से एक अतुल ऑटो भी है। तो अतुल ऑटो फॉर एग्जांपल एक पीरियड था बिटवीन 2020 एंड 2023 व्हेन दैट स्टॉक डिड नथिंग, पूरा फ्लैट था या फिर थोड़ा सा करेक्शन भी था उसमें। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट हुई यू नो व्हाटएवर ग्रोथ की। तो जब भी आप एक स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी कंपनी, तो सारे पैरामीटर्स को मीट करता है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी एग्जिट करना चाहिए या टिके रहना चाहिए? एग्जिट का कैसे डिसाइड करता हूँ? एग्जिट का, या फिर आपको कन्विक्शन कैसे रहता है अगर गेन्स आते भी नहीं है या फिर स्टॉक घट जाता है, तो आप कितनी देर तक आपका कन्विक्शन बने रहता है उसमें? नहीं, मेरे में क्या जी, मेरे में पेशेंस बहुत है। तो मेरा एक कोट है कि चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो ये दोनों चीज़ों में लागू होता है। ये बाजार गिरता है तब भी लागू होता है और बढ़ते हुए बाजार में भी लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 50 रुपये में शेयर्स ले लिया, आपको लगता है वो 100-150 रुपया हो जाता है, आप निकल जाते हैं और बाद में मालूम पड़ा वो 2000 रुपया हो जाता है, 5000 रुपया हो जाता है, तो आप तो वो स्टोरी मिस कर गए आपको। ऐसा भी होता है कि आपने शेयर्स लिया 50 रुपये के अंदर में, वो 500 रुपया हो गया। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, जो मैं सोचता हूँ, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने 500 में भी नहीं बेचा या 200 में भी नहीं बेचा, लेकिन उसके बाद में गिर के वो 50 रुपया आ गया। वो 5 साल तक 50 रुपया 50 और 100 के बीच में घूमता रह गया, जो आप बात कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो आपको तो एक फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। आप इतने स्मार्ट तो हो नहीं कि इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा लोगे। ऐसा तो आपके पास में कोई वो बॉल है नहीं, कोई क्रिस्टल बॉल, इससे आपको मालूम पड़ेगा। प्रिंसिपल तो एक ही आपको लगा के चलना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल यही है कि मैं जब तक स्टोरी इंटैक्ट है तब तक मैं शेयर्स के अंदर में बना रहता हूँ। तब तक चाहे वो परफॉर्म करे, नंबर्स में परफॉर्म ना करे, या मार्केट में परफॉर्म करे या मार्केट में परफॉर्म ना करे, मैं उसके अंदर में बना रहता हूँ। जब स्टोरी चेंज होती है तब वो परफॉर्म कर रहा है तब भी मैं निकल सकता हूँ। तो मैं शेयर मार्केट प्राइस पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कंपनी की एक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ। बट आप अतुल ऑटो के बारे में सपोज हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पीरियड था जब भी परफॉर्मेंस हुआ नहीं था, आई थिंक कोविड के तुरंत बाद या कुछ, तो परफॉर्मेंस बहुत घटा था, बट आप टिके रहे उसमें। तो एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड कि अभी परफॉर्मेंस ठीक है, 6 महीने नहीं हो रहा है, मैं अगले और 6 महीने वेट करूँगा? तो आपका क्या है वो टाइम फ्रेम? नहीं, मेरा क्या जी, लेने का भी मेरा कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। अगर मैं शेयर्स लेता हूँ, आप मेरे को पूछेंगे कब बेचोगे, तो मेरे को नहीं मालूम है। हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 12 साल बाद। और कौन सी प्राइस पे बेचोगे, मेरा कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये के शेयर्स 50,000 रुपया होते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। जैसे आपने सुना होगा, मेरा एक शेयर है, अगर मैं उसमें डिविडेंड जोड़ूँ सेरा सैनिटरीवेयर, तो 16,000 टाइम्स का रिटर्न दिया मेरे को। 16,000 टाइम्स अगर मैं डिविडेंड उसमें कैलकुलेट करता हूँ तो 1 रुपया कॉस्टिंग पकड़ता हूँ। तो वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ।
करेक्ट। यहाँ तो एक स्टॉक के अंदर में ही आपका काम हो सकता है। तो इस बोलकर मेरे पास कोई प्राइस टारगेट, ये चीज़ मेरे को ये सिखाती है कि मेरे पास प्राइस टारगेट नहीं है, मेरे पास में टाइम का टारगेट नहीं है। जब तक चल रहा लल पीरियड है तो भी लल। देखिए क्या है ना, मैं क्या समझता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो आपका पोर्टफोलियो ना, आपको उसको इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे, सारे के सारे शेयर्स, सारे के सारे एथलीट 8.9 सेकंड के अंदर में तो 100 मीटर नहीं क्रॉस करने वाले हैं ना। आपको पूरा बुके देखने का है कि मेरे बुके के अंदर में कितने फ्लावर्स हैं। उसके अंदर में कोई खुशबू ज़्यादा देगा, कोई ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, कोई आर्टिस्टिक ज़्यादा है, कोई पोर्टफोलियो आपका परसेंटेज वाइज रिटर्न देगा, कोई मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देगा, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। ओवरऑल आपको देखना चाहिए। सिंगल अगर आप उसको देखेंगे तो आपको रिग्रेट आपको आ सकता है कि अरे ये मेरा परफॉर्म नहीं किया। जरूरी थोड़ी है सारे के सारे शेयर्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर वो नहीं परफॉर्म करता है और मैनेजमेंट अगर कोई गलती नहीं कर रहा है या कोई बेवकूफ़ी अगर नहीं कर रहा है, तो तब तक मैं उसके अंदर में टिका रहता हूँ। ओके, तो आपने सेरा सैनिटरी वेयर के बारे में बात की थी। दैट इज वन ऑफ द बिग स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, राइट? 1600%, 16,000 टाइम्स 16,000 टाइम्स times या was a return. रिटर्न। हाँ, Wow. मेरी जीरो कॉस्टिंग है, तो 1 रुपया कॉस्टिंग पकड़ते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, हाँ. तो 16,200 रुपये में बेचा मैंने उसको। वाओ। तो आपने जब ये आइडेंटिफाई किया था तो क्या पैरामीटर्स थे? मतलब जैसे कि आपने जो स्माइल फॉर्मूला बताई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर ऐसे ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स जो आप देखते हैं कंपनी में? सेरा सैनिटरी वेयर के एग्जांपल लेते हैं। उसमें ऐसा था जी कि वो कंपनी, उस समय 3 ही कंपनियां लिस्टेड थी सैनिटरी वेयर के अंदर में। एक तो जैसे ये सेरा सैनिटरी वेयर थी, और एक हिंदुस्तान वो EID पैरी थी EID पैरी, और एक हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर थी। ये 3 कंपनियां लिस्टेड थी। बाकी मोरबी में वो सब जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर में जो बनते हैं उसमें वो सब बनते थे। तो बस 3 ही कंपनी थी और मार्केट साइज इंडिया तो ग्रो हो ही रहा है। हम देख ही रहे हैं कि लगातार ग्रोथ चलती आ रही है इंडिया के अंदर में। तो हाउसिंग में भी ग्रोथ आनी है। ये तो माने कोई भी आदमी देखकर ऐसे ही बोल देगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगी। जब तक प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होती है और पॉपुलेशन में ग्रोथ रहती है, हर कंट्री एक्सपेंड करती है, हर कंट्री ग्रो करती है। तो इंडिया में ये 2 चीज़ थी, प्रोडक्टिविटी में भी ग्रोथ थी और पॉपुलेशन में भी ग्रोथ थी। तो हाउसिंग में ग्रोथ आएगी, हाउसिंग में आएगी तो समझिए सैनिटरी वेयर के अंदर में आएगी। तो वहाँ पर एक कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो वो सस्ता था शेयर्स, दूसरों के पी वाइज एकदम ये शेयर्स बहुत सस्ता था। तो मेरे को खाली ये समझ में आया कि ये दूसरे बाकी जो हैं ये सब 10-12 के पी में मिल रहे हैं और सेरा सैनिटरी वेयर 5 के पी में मिल रहा है। और मैंने एक डेवलपर से, जो रियल एस्टेट का डेवलपर है, मेरा कजिन है, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला हम तो सेरा यूज़ करते हैं और जनरली डेवलपर जो है वो ज़्यादा सेरा यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि वो सस्ता है औरों के बजाय। तो मेरे को लगा हाउसिंग में बूम आ रहा है, ये सब आ रहा है वो सब, तो फिर मैंने ये सेरा लिया। उसी समय एक चीज़ ये और भी कि EID पैरी ने अपना जो डिवीज़न था, अपना जो ये इसका सैनिटरी वेयर का डिवीज़न था, उन्होंने रोका को बेच दिया। तो जब रोका को बेचा तो उन्होंने सेल्स का डबल प्राइस दिया उन्होंने, और सेरा उस समय सेल्स के हाफ प्राइस में मिल रहा था। तो मेरे को 4 टाइम्स का लेवरेज था ना, कि समझिए अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर था, ये 500 करोड़ में मिल रही है और रोका ने 1000 करोड़ वाली कंपनी को 2000 करोड़ में लिया। तो मेरे को लगा 500 करोड़ 2000 करोड़ तो मेरे पास में तो लेवरेज है। तो मैंने वहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट और मैंने और कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसको रख के रखा। तो ये छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल बात है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा सिंपल बात है। तो उसी हिसाब से मैंने बस सेरा लिया और फिर तो हाउसिंग का बूम चलता रहा, वो सब और पॉपुलेशन ग्रोथ भी चल ही रहा है इंडिया में। तो मैंने उसको पड़ा रखा, मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं बेच देता हूँ और थोड़ा थोड़ा बेचा। लास्ट का जो भी 1-1.5% जो बचा हुआ था वो अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने सितंबर 23 में 8,200 के भाव में 1-to-1 बोनस आ गया तो 16,400 के भाव में मैंने सारा बेच दिया मैंने। अच्छा, आपने सारा फिर मैं एग्जिट कर दिया तो 16-17 साल हो गया, 18 साल हो गया। वाओ, तो आप 18 साल एक हाँ, स्टॉक हाँ, में टिके रहे। एकदम टिका रहा है एकदम। वाह। हाँ, वो एकदम वैसे मैं ऐसे टिका रहता हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए, अगर आपको कोई बड़ी ट्रेंड दिखी, आपने बोला हाउसिंग के ट्रेंड आपने पकड़ा, उसमें आपने सैनिटरी वेयर में इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में 1-2 बड़े ट्रेंड्स जो आपको नजर आ रहे हैं? 1-2 ट्रेंड्स देखिए, मेरे को क्या लग रहा है कि हम लोग अभी अमृतकाल के अंदर में, मेरे को लग रहा है इंडिया जो है ना वो इट्स गोइंग थ्रू एडोलेसेंस फेज जिसको बोलते हैं, कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे इंडिया एंटर कर रहा है। और अगले जो 5 साल 7 साल इंडिया के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है, या ये डेकेड आप समझिए, ये डेकेड इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें इंडिया का इस सेंचुरी का स्ट्रक्चर तैयार होगा।
इस डिकेड में, नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के अंदर में, 7-8 ईयर्स के अंदर में आप ये समझ लीजिए अगले 50 साल में, 100 साल में इंडिया क्या करने वाला है, उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये बड़े फ्रेजाइल है और बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े ग्रोथ वाले रहने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लग रहा सारे सेक्टर बूम करने वाले हैं, कि हर चीज़ को अगर आप पैरामीटर से कंपैरिजन करेंगे कोई भी, हम बोलते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, हम बोलते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन बोलते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं, कंपेयर करते हैं चाइना से, कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रियों से, तो मिनी स्केल हम कहीं भी नहीं है। करेक्ट। हम कोई चीज़ में कहीं कुछ आते ही नहीं, हमारा कोई कंपैरिजन में नहीं। और चाइना जब भी $3,000 पर कैपिटा जीडीपी हिट किया, तो चाइना का जो बूम स्टार्ट हुआ वो आई थिंक इट वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 years, और हम लोग अभी तक वी आर स्टिल एट अबाउट 2100 और 2700 के आसपास। हाँ, हम लोग हैं। 2700। तो ये ऐसा ही होता है। थोड़े दिन पहले डेटा था कि $2000 जब आपको पर कैपिटा इनकम करती है तो कंज्यूमरिज्म का बूम आता है। अभी शायद इन्फ्लेशन जुड़ गया समझिए, तो अभी 3000-3200 के ऊपर, 3000 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो कंज्यूमरिज्म का वो बूम आता है, वो जोर से इकोनॉमी बूम करती है वो। तो वो इंडिया में भी वो होने वाला है, वो समझिए हो सकता है अगले साल ऐसा हो जाए। तो मेरे को लगता है सेक्टर तो सारे अच्छे करने वाले हैं। तो और लेकिन कुछ सेक्टर जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे को क्या, मैं हमेशा उल्टा सोचता हूँ, जो नहीं चलता है मेरा ध्यान उसके अंदर में जाता है, जो फैशन में आ जाता है मैं उस सेक्टर को छोड़ देता हूँ। मैं उसमें कॉशियस हो जाता हूँ कि ये तो बड़ा ट्रेंडी हो गया, हर आदमी यही बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें बात थोड़ा मेरा उधर ध्यान नहीं रहता। मैं बेचता भी नहीं हूँ, पड़ा रखता हूँ उसको। तो मेरे को लगता है जैसे टूरिज्म है फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया टूरिज्म के लिए अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया में आपको सोनिया जी, आपको स्विट्जरलैंड भी मिलेगा इंडिया के अंदर में, इबिजा भी आपको इंडिया में मिलेगा, लंदन भी मिलेगा, आपको स्नो भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, उदयपुर की लेक भी आपको मिलेंगी, लेक पैलेस भी यहाँ पर मिलेंगी, आपको झोपड़े भी मिलेंगे, गांव भी मिलेगा, शहर भी मिलेगा। आपको जो दुनिया में हम जाकर देखते हैं 600 साल पुराना बेसिलिका खंडर पड़ा हुआ, हम उसको जाकर बोलते आहा, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। इटली जाकर आया, मैं देखा 600 साल पुराना चर्च है, टूटा फूटा या ये जो भी है, हाँ। उसको देखने के लिए ये सब मार्केटिंग है। ये सब इंडिया में प्रॉब्लम क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ तक पहुँचने का इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, होटल्स बराबर नहीं है, वहाँ पर लोग जाने का है वो बराबर नहीं है। तो मेरे को लगता है इंडिया अपने आप टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है। अब इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट आप सोचिए थाईलैंड जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री के अंदर में जाते हैं वहाँ, या और दूसरी कंट्री में आप देखिए, अभी एक ट्रेंड चलता है, अभी जिसको बोला वियतनाम जा रहा है, अलमाटी जा रहा है, अब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मालदीव जा रहे हैं। अब अरे भैया यहाँ पर एक बीच हमारे मालदीव ये लेकिन साफ नहीं है, हम उसको केयर नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस अभी जैसे हो रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर में, चाहे वो रिलीजियस के कारण हो, महाकुंभ को देखिए 40 करोड़ आदमी जाएंगे। मैं कहीं पढ़ा, बोलता है कि एक आदमी ने भीख मांगने का धंधा किया, बोलते हैं मैं 45 करोड़ रुपया भीख मांग के कमा लूंगा। तो बताइए लोग क्या क्या आइडिया निकालते हैं। तो मतलब एक तो मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें जो है वो अच्छी करनी चाहिए। टूरिज्म तो इसमें जैसे टूरिज्म अच्छा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इमेजिन ए 30-35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो भी अच्छा लगता है। तो मेरे अगर को आप ईवी अच्छा लगता है, जिसके लिए कल आप शूटिंग करके आए हैं। यस मैं देख रहा मैं मैं 1 by 1 लेती हूँ। और अगर आप टूरिज्म की बात करें तो उसमें जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो एक तो बड़ा इंडियन होटल्स हैं, फिर छोटे छोटे होटल्स भी हैं, एविएशन में एक बड़ा इंडिगो है, तो बहुत कम जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप का जो फ्रेमवर्क में आप देखते हैं, तो आप स्मॉल कैप होटल्स ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, या टूरिज्म में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में आप देखते हैं? तो मेरे पास टूरिज्म के अंदर में होटल वगैरह सब महंगे हैं, हाँ। और नीचे से सारे बढ़ चुके हैं। तो Exactly. मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं सीड स्टेज पे कि कंपनी में इन्वेस्ट करने की ट्राई करता हूँ। जब ऑलरेडी वो 5 गुना 10 गुना हो जाता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने का मैं उसमें फिर कर नहीं पाता हूँ। अच्छा। तो मैंने जब टूरिज्म जैसे महिंद्रा ऑलरेडीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, मेरे को Yes. कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया अभी तक हाँ। वो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ठीक है उसका भी टाइम आएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली इन्वेस्टमेंट हाँ। और 4 साल से इन्वेस्टमेंट है। हाँ। और शेयर्स महंगा है, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो स्टॉक्स महंगा है, ये भी आप समझ के चलिए। हम्म। तो मेरे को इसके अंदर में मेरे को एक थीम अच्छी लगती है। मेरे नॉलेज में कोई शेयर्स नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिगो में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडिगो एयरलाइंस के अंदर में। मेरे को एयरलाइंस में बड़ा बूम लगता है, वो प्रॉक्सी है टूरिज्म का। टूरिज्म बढ़ेगा तो एयरलाइंस बढ़ेगा। तो अगर होटल नहीं है तो चलिए ढाबा ही सही है, 5 स्टार होटल नहीं है तो बहुत सारे प्रॉक्सीज है, IRCTC भी है, बहुत सारे ये बहुत सारे प्रॉक्सीज है। तो वो ये सेक्टर बूम करेगा तो सभी चीजें आस्ते आस्ते। बट आपको क्या लगता है, महिंद्रा हॉलिडेज जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, 4 साल से कुछ नहीं हुआ, मैं भी ट्रैक करती हूँ वो स्टॉक, मुझे आज तक पता नहीं कि वो चला क्यों नहीं, या तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, बिकॉज टूरिज्म इज ग्रोइंग बट मे बी एज अ कॉन्सेप्ट दैट डजंट वर्क।
नहीं, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। मेरे को मेरे को मैनेजमेंट भी थोड़ा वीक लगता है इसका। ये अभी मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है अभी इसके अंदर में। मैंने क्या मालूम, अब देखिए सब चीज़ सेट है इसमें। एक तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके फिनलैंड में जो बाद में जो सब्सिडरी है उसके अंदर भी 35-40 कुछ रिजॉर्ट्स उसके अंदर में वो नुकसान कर रही है। वो इंडिया में पैसा कमाते हैं और वहाँ पर वो पैसा उनका वहाँ पर पैसा बनता नहीं है। तो जब तक वो इस कंपनी में वो साथ में रहेंगे ना, वो तब तक इसका ये बैलेंस शीट आपको समझ में नहीं आएगी उसको। स्टैंड अलोन के अंदर में अगर देखा जाए तो इसको ये माने, मेरे को ये स्टोरी कब चलेगी मालूम नहीं, चलेगी नहीं चलेगी ये भी मेरे को नहीं मालूम है। मैं रखूंगा या कल बेच दूंगा ये भी मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर में कुछ 3 लाख मेंबर्स है खाली इसको, 3-3.25 लाख मेंबर। इतनी बड़ी कंट्री में 15 करोड़ मिडिल क्लास, कोई बोलते हैं 42 करोड़ है, 10 करोड़ 15 करोड़ हाउस होल्ड है, ये है, उसमें 3 लाख मेंबर है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वही कहीं ढीला डाला है, उसी को कुछ अग्रेसिव, उसमें अग्रेशन नहीं है उसका, जो कुछ वो चला रहे हैं। तो जब वो होएगा तो ये कि मैं स्टोरी में विश्वास कर रहा कि महिंद्रा का मैनेजमेंट है तो जरूर इसमें कुछ चलना चाहिए। तो भी जब उसका टाइम आएगा, जब आएगा तब आएगा उसमें। ओके तो दूसरा थीम आपने बोला ईवी, उसमें बहुत कुछ हो रहा है अभी, वेदर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, वेदर इट्स ईवी फॉर ईवी ऑटोमोटिव्स जो आपने कहा। बट पर्टिकुलरली जो ईवी थीम है उसमें आप OEMs में प्रेफर करते हैं, ऑटो एंसिलरीज में प्रेफर करते हैं, कुछ उसके बारे में बोल सकते हैं? हाँ, तो अगेन हम खाली स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ। तो जैसे अतुल ऑटो में मेरा इन्वेस्टमेंट है ही है, वो सबको मालूम है अतुल ऑटो। तो वो ईवी कंपनी है, वो ईवी 3 व्हीलर बनाती है। और तो इस बोलकर मेरे को क्या लगता है, अब जैसे प्रिसिजन कैमशाफ्ट है, ये भी अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, हम खाली एक एग्जांपल के लिए, हम रेफरेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये एंसिलरीज बनाती है, करेक्ट, तो ये कैमशाफ्ट जैसे बनाती है। तो इन दोनों कंपनियों के अंदर में क्या, इसमें यूनिकनेस क्या है इसका, जो मेरे को समझ में आता है, अगेन आई मे गो रॉन्ग ऑल्सो। इसमें यूनिकनेस ये लगती है कि ये कंपनी कन्वेंशनल जो इनके प्रोडक्ट है उससे ये कंपनी पैसा कमा रही है, और कन्वेंशनल प्रोडक्ट से जो पैसा कमा रही है उसको एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे अतुल ऑटो है, वो आईसी इंजन से पैसा कमा रहा है और पैसा कमाकर इलेक्ट्रिक के अंदर में लगा रहा है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को डेवलप कर रहा है, उसका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अब उसको वो एक्सपेंड कर रहा है उसको। सेम ये प्रिसिजन कैमशाफ्ट एक कंपनी है, वो भी यही काम कर रही है, वो कैमशाफ्ट बनाती है जो आईसी इंजन के अंदर में लगता है। आईसी इंजन 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाला है, डीजल हो सकता है 2-3 साल में खत्म हो जाए, पेट्रोल 10-15 साल खत्म नहीं होने वाला। तो वो कैमशाफ्ट बनाती है, उससे पैसा कमाती है, और वो रेट्रोफिट, वो बसों को रेट्रोफिट करती है, एलसीवी को, एससीवी को, इनको कमर्शियल व्हीकल को रेट्रोफिट करती है। वो भी इलेक्ट्रिक का ही एक रूप हो गया, वो उसमें इलेक्ट्रीफाइंग करती है उनको वो। तो उधर पैसा कमाती है और इसके अंदर में पैसा लगाई जा रही है। पैसा उठाने की जरूरत है नहीं, इक्विटी लेने की जरूरत नहीं है एज ऑन डेट, और डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी एक यूनिक पोजीशन में लगती है। जब दोनों वर्टिकल कमाने लग जाएंगे, जब वो ये वाला वर्टिकल जब कमाने लग जाएगा जो आज खो रहा है, या समझिए इसको सपोर्ट की जरूरत है, कल वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो दोनों वर्टिकल कमाएंगे। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है। स्टॉक्स महंगे हैं, दोनों स्टॉक्स महंगे, अतुल ऑटो भी महंगा है, प्रिसिजन कैमशाफ्ट भी महंगा है। प्रिसिजन कैमशाफ्ट ने कितना रिटर्न दिया है आपको भी? आई मीन आई थिंक यू आर एन अर्ली इन्वेस्टर इन दैट कंपनी, राइट? 3-4 साल हो गया। तो 3-4 साल में द स्टॉक इज 3-4 गुना हो गया ऑलरेडी। 3-4 गुना तो अभी सभी हो गए। अभी वो आपके लिए कम है, 3-4 गुना हमारे लिए तो बहुत है। आपका पॉडकास्ट का आपके किसी का वैल्यू हो गया होगा 10-15 गुना 6 महीने के अंदर में। होपफुली हो जाएगा। बट नहीं, आई मीन तो आप जब ये जो कंपनियां हैं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू शेयर्ड, कि जो कंपनियां न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं उनको देख, जो आगे की सोचते हैं। हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम ईवीज, टूरिज्म, थोड़ा और बातचीत करते हैं आगे के सोचने वाले कंपनीज के बारे में। कोई और ट्रेंड आपको विजिबल लगता है? जो आपके पोर्टफोलियो में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं अभी जो अलग अलग सेक्टर्स में पड़े हैं, बट एनीथिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्टैंड्स आउट, तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मेरे को अभी करंट मार्केट में बैंक मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, जो पीएसयूज बैंक, छोटे छोटे जो बैंक्स हैं पीएसयूज के अंदर में, मेरे को सस्ते लगते हैं। वो आप इतने सस्ते लगते हैं कि मेरी इच्छा होती है कि बैंक खरीद लूँ मैं। अच्छा, स्टॉक छोड़ो, बैंक ही खरीद लेते हैं। अभी यही करने का मेरे को, अभी स्टॉक लेने का मन नहीं होता मेरे को। अभी अच्छा। कोई कंपनी लेने का मन होता है कि अपनी कंपनी। अभी तक मैं एज ए इन्वेस्टर इस साइड में बैठा हूँ, अभी लगता है कि कोई कंपनी ले और मैं दूसरी साइड में बैठूँ। तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट की जो ये क्वालिटी है, ये आपने कल्टिवेट किया है या पहले से ही आप बहुत ही रिस्की हैं? नहीं, देखिए, रिस्क मेरे को ऐसे लगता है कि रिस्क जो होता है ना, वो गॉड गिवन होता है आपको। आप किसी को माने, आप उसको रिफाइन कर सकते हो आप उसको, लेकिन
जैसे एक जगह मैंने पढ़ा था सोनिया जी, कि जैसे वो यू कैनॉट माने यू कैनॉट रन 100 मीटर्स इन 8.93 सेकेंड्स, या जो भी हुसैन बोल्ट का जो भी रिकॉर्ड है, यू कैनॉट रन 100 मीटर्स इन 8 पॉइंट दिस मच सेकेंड्स बाय कोचिंग। वो कोचिंग से नहीं होता है, आपको सिखा नहीं सकता कि तेरे को 8.53 सेकेंड्स में तेरे को 100 मीटर जाना है। वो कोचिंग उसके लिए नहीं है, ट्रेनिंग है उसके लिए, लेकिन ये अंदर का डीएनए होना चाहिए। आप देखिए वो मैराथन है, वो कल हो रहा था, एक कीनियन है, वो आता है हर समय वही ऐसे वही जीतता है। क्या दुनिया के अंदर में वही जीतता है, ऐसा क्या बात है भाई? क्यों? उससे भी बड़े ताकत वाले होंगे, उससे भी कई लोग नहीं उनके डीएनए के अंदर में। तो ये आप प्रकृति को अगर आप देखेंगे ना, तो हर आदमी को कुछ न किसी तरीके से भगवान ने किसी न किसी कुछ प्रतिभा दी है, कुछ गुण दिए, कुछ अवगुण दिए, जो भी दिया होगा। तो मेरे को लगता है रिस्क टेकिंग जो है ना, ये आपके शायद डीएनए के अंदर में आता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जैसे आपने बताया मैं 14 ईयर्स का था, तो मैं मेरे दादा के साथ, पिताजी तो दादाजी के साथ में मैं मॉक ट्रेडिंग करता था, मॉक ट्रेडिंग। अच्छा। तो मैं गद्दा पीट पीट का बोलता था कि चलो 100 शेयर्स लिया, वो मेरा दादा बोलता था दिया, फिर मैं बोलता 500 लिया, बोलता दिया, फिर मैं बोलता 5000 लिया, फिर मैं बोलता था 50,000 लिया, फिर मैं बोलता था 1 लाख लिया। तो मेरा दादा बोलता तू पागल है, तू छोटी मोटी बातें नहीं करता है, 100-200 की बातें, 100-200 से सीधा 1 लाख 2 लाख 5 लाख पे पहुंच। तो मेरे को उसमें थ्रिल लगती थी। अच्छा। थ्रिल मेरे को उसमें लगता था यही जीवन है क्या, 100-200 500 ये सब। तो ये उस समय तो मैं समझता नहीं था कि इस रिस्क में मैं मर भी सकता था ना, और मरा भी कई बार, ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो रिस्क नहीं छोड़ा। मेरे को काम वही करने का है, थ्रिलिंग का। जिस काम में थ्रिल नहीं हो, मेरे को वो काम करने का ही नहीं है। बट जब भी बेयर मार्केट होता है और आपके जो स्टॉक्स हैं वो 30-40-50% करेक्ट करते हैं, तो आप वो कैसे, मतलब वो इमोशंस को आप कैसे संभालते हैं? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एट द एंड ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट? ग्रीड एंड फियर मेरे साथ होता है। मैं कुछ कंपनी में भी थोड़ा बहुत मेरा डायरेक्ट पोर्टफोलियो है, मैं बहुत कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन जब भी वो उनकी शेयर प्राइसेस 20-30% गिरते हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि मेरा डिसीजन क्या गलत था, शुड आई हैव मे बी वेटेड फॉर इन्वेस्टिंग, शुड आई हैव, बिकॉज वेरी हार्ड टू कैच द बॉटम, राइट? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, समझिए मुंबई में हम बैठे हैं, आपकी ट्रेन चर्चगेट से बोरीवली आ रही है, समझिए 45 मिनट लगने वाले हैं फॉर सपोज। वो बॉम्बे सेंट्रल जाके लेट हो जाती है, तो आप ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं उतरोगे। नहीं। अगर ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है 5 मिनट, तो आप ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं उतरोगे। नहीं। क्यों नहीं उतरोगे? क्योंकि आपको जाना बोरीवली है। हाँ। तो आपकी नज़र आपके डेस्टिनेशन पे, बीच में ट्रेन लेट हो रही है या फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, या ट्रेन खराब हो गई है या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप छोड़कर तो नहीं उतर जाओगे ना। तो डिपेंड करता है आपका डेस्टिनेशन क्या है आपका। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा डेस्टिनेशन कंपनी की स्टोरी है, कि जब तक उसकी स्टोरी इंटैक्ट है मैं कंपनी के साथ में। जो सेरा का एग्जांपल दिया मैंने आपको, 75% घटा वो। अच्छा। अपने पीक से 50-60% तो 10 बार घटा होगा अपने पीक से। बट आप निकले नहीं निकल, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो बेचता था वो घटने के कारण नहीं, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट बुक करने का था। अच्छा। वो अलग बात है, लेकिन मीनिंगफुल स्टेक में उसके अंदर मैं रखता हूँ, मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा मैं बेच देता हूँ। वो बेचने के कारण शायद हो सकता है जो उसको मैं होल्ड करता हूँ। ये भी सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है, कि अभी मैं थोड़ा बेच दिया तो मेरे को लग रहा है अभी, और दूसरा मैं क्या करूँगा, वो पैसा मेरे को, जब मैं पैसा बैंक पर रखता हूँ ना, लिक्विड रखता हूँ, तो मेरे को नींद नहीं आती। सच्ची बोलता हूँ, मेरे को लग रहा है कि देखिए मैं रिकॉर्ड तभी बना सकता हूँ जब मैं क्रीज पे खेलता रहूँगा। मेरे मन में क्या आता है कि गिर गया, अभी मैं निकल गया, तो इसका मतलब मैं गेम से आउट हो गया, पेविलियन जाके बैठ गया। गेम से आउट होऊंगा तो मैंने तो अपॉर्चुनिटी भी खो दी रन बनाने की, आउट ही होऊंगा ना, अभी भी आउट ही हो गया ना भाई। हाँ। तो पेविलियन में आके बैठ गया तो आउट ही हो गया। हाँ। तो इसको खेलते खेलते आउट होने का मेरे को। तो मेरा जो नज़र जो है ना, वो मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ, वो आपको बताया। तो इस बॉल का बीच का मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और ये मैंने देख लिया, ये 50 बार देखा है कि 10 रुपया का शेयर 500 का शेयर 50 का शेयर 5000, ये पूरी जिंदगी देखा है, खुद भी देखा है, लोगों को भी पढ़ा है, उनका भी डेटा आता है। हम सीखते क्या है, तो वो मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी में रिकॉर्ड बनाने का है। ओलंपिक आया एक बार में, मेरे को उसी में टिका रहने का, मेरे को उसमें रिकॉर्ड बनाने का भाई। अगर मैं छोड़ के चला गया तो मेरा भविष्य खत्म हो गया। दूसरी स्टोरी भी अगर मैं ढूंढूंगा भी, हाँ, अंटिल अनलेस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं दूसरा शेयर्स बेच के लूंगा तो वो भी तो मेरे को उसी हिसाब से महंगा मिलेगा, उसमें मेरे को फिर दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को। मैं इतना काम क्यों करूं मेरे को? तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट गिरता है, मेरे शेयर्स गिरते हैं, मेरे को उसमें फर्क नहीं पड़ता है।
मार्केट मजबूत रहता है और मेरे शेयर्स नहीं चलते हैं या गिरते हैं तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम? तो जो बुल मार्केट में अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मर्स है तो फिर आप निकल जाते हैं मैं निकलता नहीं हूँ, उस पर ध्यान देना आप ध्यान शुरू करता देना, हूँ, लेकिन हाँ। मेरे को उत्तर नहीं समझ में अगर आता है उसका, क्योंकि मेरे को कंपनी का नंबर तो नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करता हूँ ज़्यादातर, मैनेजमेंट से अच्छा। बात करके पैसा खोता हूँ मैं। अच्छा। मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला है। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि जो कन्विक्शन आपका है वो स्ट्रांग कैसे होता है कि चलो मैनेजमेंट अच्छा कर इंडिया रहा है? मार्केट देख के कि इंडिया में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। ओके। कंपनी वाला 6 महीना नहीं भी परफॉर्म करेगा तो उसके ईवी की डिमांड होगी या नहीं होगी। आपने कल खुद ही आपने बोला जाकर एक्सपो के अंदर में कि ईवी का ये वो एक बात एक एग्जांपल दे रहे हैं, करेक्ट। तो ईवी के बारे में तो कहीं दो मत है नहीं। ईवी तो कहीं साफ होने वाला है नहीं, बराबर है। ये तो रहने वाला है, ये तो आगे आगे रिप्लेस करने वाला है, चाहे इसको 15 साल लगेगा आपको। तो उसमें अगर कोई कंपनी 6 महीना परफॉर्म नहीं की, 1 साल परफॉर्म नहीं की तो नहीं की, अब उसमें मैं क्या करूंगा? मेरे कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 4 साल परफॉर्म नहीं किए। कोविड के बाद में, जो कोविड के पहले जो टॉप बनाए उसके बाद में 4 साल में उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किए। 2-3 शेयर्स मेरे पास में ऐसे हैं, रेप्रो इंडिया, वेवो ग्लोबल और एक कंपनी ऐसी होगी जो परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? उसको नहीं किया तो नहीं किया, दूसरे परफॉर्म के लिए तो मन में थोड़ा शांति है कि चलो ठीक है मैं गेम में टिका हुआ हूँ। पर उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ना। लेकिन इतना राइट आप कैसे हो जाओगे? हाँ। आप इसको दूसरी तरीके से समझो मेरा दूसरा शेयर परफॉर्म किया, तेजस नेटवर्क फॉर एग्जांपल, 40 गुना हो गया नीचे से, 30 गुना 40 गुना हो गया सपोज कोविड के बाद में। अगर मैं तेजस नेटवर्क की बजाय समझिए रेप्रो इंडिया ही ज़्यादा ले लेता और तेजस नेटवर्क उतना नहीं लेता जितना मैंने लिया, तो मैं आज किधर खड़ा रहता? तो जिंदगी में हर चीज़ों के उत्तर नहीं मिलते और सारा काम आप ही कर लोगे तो फिर ईश्वर क्या करेगा? फिर आपका तकदीर क्या करेगा? भगवान क्या करेगा काम? तो ये बिजनेस है। पर आप जैसे अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हो, अभी हाल ही में, क्योंकि अभी न्यूज़ में है कोटक महिंद्रा बैंक को आप देख लीजिए, 4 साल से 5 साल से स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही बढ़िया बैंक है, ग्रेट मैनेजमेंट, स्टेबल परफॉर्मेंस, सब कुछ। 4 साल पहले जो भाव था आज भी वही भाव है, 1900 के आसपास। नंबर्स भी आज अच्छे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इज अ स्टॉक आई थिंक इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ लार्ज कैप ये वो। ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है क्यों ऐसी अंडर परफॉर्मेंस आती है? नहीं, उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर्स पहले भी ओवर वैल्यूड होगा। जो मैं मेरी कंपनियों में अगर देखता हूँ तो वो शेयर्स मेरे पहले जो मैं आपको बताया 4 साल परफॉर्म नहीं किए, इसलिए कि 4 साल पहले भी वो ओवर वैल्यूड थे। जो मार्केट का एक पैरामीटर चलता है, वैसे हर शेयरों में डिफरेंट पैरामीटर चलता है, कोई एक पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी इतने हाइप हो चुके थे। जैसे वेवो ग्लोबल है, वो नीचे से 20 गुना बढ़ चुका 5 साल में, कोविड के पहले 20 गुना बढ़ गया। उसमें इतनी वैल्यू नहीं थी उसके अंदर में, लेकिन मैं भी कैरिड अवे हो गया। मैं भी दूसरे ई कॉमर्स की कंपनियों को देखकर मेरे को ऐसे लगने लगा 100 का पी चल रहा, 80 का पी चल रहा, इसको तो 50 का ही बाबा, एग्जैक्टली 60 का ही है इसका। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आता है, तो वो तो मैं मेरी सोच का मेरे को ही दंड मिलने, जो मैं ऐसा सोचूंगा वैसा मेरे को मेरे कर्मों के फल मेरे को ही मिलने वाले हैं। लेकिन इसी सोच के कारण दूसरे में फायदा हुआ। तेजस नेटवर्क आज तक पैसा नहीं कमाया, आज तक बैलेंस शीट रेड में, अब जाकर दो क्वार्टर से पैसा कमाना चालू किया। 4 साल में कंपनी घाटे में आई है, घाटे कम हो रहे हैं और घाटे कम भी नहीं, घाटे बढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक। तो उन्होंने पैसे ही नहीं कमाए, उसके बावजूद भी शेयर 30 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ऑर्डर था, ये अब कमाएगा अब कमाएगा अब कमाएगा। तो बैठे रहो गंगा किनारे, कभी न कभी तो लहर आएगी। तो आशा में बैठे रहे थे, उसी आशा में बैठे, एक शेयर गिर गया, उसी आशा में बैठे रहे, दूसरा शेयर तिर गया। तो आप क्या इसके अंदर में डिसीजन लेने वाले हो? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है एक्चुअली, सच पूछे तो मैं इसका उत्तर एक ही है कि भैया जो हो रहा है सब लीला है। इसके हर चीज के पूरे उत्तर तुमको मिलने वाले नहीं है। जब तक कंपनी परफॉर्म इन द स्टोरी इंटैक्ट, अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, जब तक उसके प्रोडक्ट की स्टोरी इंटैक्ट है, जब तक मैनेजमेंट डीफोकस नहीं हो रहा है, तब तक उस शेयर्स के अंदर बना रहने का है। परिणाम आपको दोनों मिलेंगे, कभी अच्छे मिलेंगे कभी बुरे मिलेंगे, ठीक है, जो मिलेंगे वो मिलेंगे। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है 10-15 स्टॉक की, उसमें से अगर आपके 5 स्टॉक भी मल्टी बैगर्स हो जाते हैं तो आप बाकियों को ज़्यादातर अगर घटेगा 20-30% तो आप ज़्यादा देखते नहीं हो। ज़्यादा देखते नहीं है, बशर्ते उसमें ऐसी खराबी नहीं हो कि जो आगे ठीक नहीं होने वाली। टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम है कि ये ठीक 1 साल में होगा या 2 साल में होगा, और मेरे उसमें क्वांटिटी भी थोड़ी रीजनेबल रहती है, मैं उसको बेच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी अभिमन्यु के जैसा हूँ, घुसना आता निकलना नहीं आता। निकलना मेरी मर्जी से नहीं है, घुसना मेरी मर्जी से है।
एग्जिट मेरी मर्जी से नहीं है। अगर आपको एग्जिट नहीं आता है तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? मतलब मेरे मन में हमेशा वो दुविधा रहती है कि अभी एग्जिट करूं नहीं करूं, बेचूं नहीं बेचूं, बिकॉज यू नेवर नो कि वो स्टॉक। आई रिमेंबर वो आयशा मोटर्स में मेरे साथ ऐसे हुआ था। वो 8,000 में स्टार्ट हुआ जब भी मैंने इन्वेस्ट किया था, तो इट वेंट अप टू अबाउट 12,000 तभी। तो मुझे लगा वाओ 8 से 12,000 तक हो गया है, चलो थोड़ा बेच देती हूँ। उसके बाद इट वेंट टू 30,000। So of course I stayed invested because I was also tracking the company, ये वो long term investment था वगैरह, but the decision to exit is something which is very tough. नहीं तो आपको एक फॉर्मूला लगाकर चलना पड़ेगा आपको। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ इन्वेस्टिंग। रिग्रेट तो आपको होना है, कम ले लिए बढ़ गया तो आपको रिग्रेट है कमी क्यों लिया। अगर आपने ले लिया गिर गया तो आपको लगेगा मैं लिया ही क्यों। एवरेज कर लेंगे फिर गिर जाएगा, आपको लगेगा मैं एवरेज ही क्यों किया। फिर आप बोलेंगे एवरेज कर लिया और मैं गिर गया, अभी मैं निकल जाती हूँ। आप निकल जाएंगे फिर वो बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा ये मैंने क्या किया। इसके उत्तर नहीं मिलने वाले आपको कभी भी, इसके सारी बातों के उत्तर नहीं मिलने वाले हैं। जिनका उत्तर नहीं मिलने वाला है उनको आपको छोड़ देना चाहिए। और मेरे को लग रहा है एक ही फॉर्मूला इन्वेस्टर्स को याद रखना कि स्टोरी, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक। बाकी छोड़ दो, बाकी मार्केट के मैकेनिज्म पे। और हाँ एक चीज़ ज़रूर है, जब एकदम स्टॉक ओवर वैल्यूड, जैसे जो समझिए मैंने गलती की, जैसे मैंने बताया 60 70 80 का पी हो गया, दूसरे 100 के पी दिखते थे ई कॉमर्स कंपनी में, मैं निकला नहीं। तो आप सीखते रहते हो ना, पूरी ज़िंदगी हम यही करते हैं ना कि जो कर रहे हैं उसी से हम सीखते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं शायद नहीं करूँगा। लेकिन फिर आप कैरिड अवे हो जाते हो क्योंकि मार्केट है, ये आपको ऐसा भ्रमित करता है कि आप इससे निकलना मुश्किल आपके लिए, तो छोड़ देने का क्या करोगे आप उसको। लेकिन फॉर्मूला एक ही लगाना चाहिए, मेरे को लगता है प्रिंसिपल जो है ना वो एक ही होना चाहिए। हाँ मैं इसके लॉन्ग टर्म के लिए ले आऊँ, मेरे को 10 साल की विजिबिलिटी लगती है, मैं इसमें से निकलूंगा नहीं। अगर समझ में आपको आता है 10% बेच दिया आपको, ठीक है 25% बेच दिया, तो आपको मेंटली आपको सुकून मिलेगा, मेंटली कि हाँ भाई ठीक है मेरी कॉस्ट नीचे आ गई। मेन थिंग है आपकी कॉस्ट है, आपकी कौन से भाव में लिया हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पेपर प्रॉफिट पेपर लॉस ये तो चलता रहेगा। अगर आप बेच भी देते, बेच के दूसरा शेयर्स ले लेते, वो भी तो गिर जाता ना। एग्जैक्टली। तो बेटर टू हैव कन्विक्शन इन वन स्टॉक देन बाइंग मल्टीपल स्टॉक्स। बस रोज रोज नई नई स्टोरी ढूंढने का क्या करने का बाबा। एक स्टोरी ढूंढा उसके साथ में पड़े रहो उसके अंदर, ये बेच कर वो ले लूंगा, वो बेच कर ये ले लूंगा। वो फुटबोर्ड पर खड़े होकर ट्रेन में सफर करने का क्या, हर स्टेशन पर उतर गए, हर स्टेशन पर चढ़े गए, क्या करने का उसको। इतना वो नहीं हो सकते हो एक्यूरेट। तो विजय जी, आपके जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, यंग फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि जब भी कोई स्टॉक हम पिक करते हैं तो वो जो स्किल सेट चाहिए वो क्या होता है? नहीं देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का जो पहले आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर में हर आदमी का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ या जो मेरी जो स्टाइल है या मेरा जो स्किल या जो भी आप उसको बोलिए वो आपके लिए भी काम करेगा, मेरे को मालूम नहीं। और दूसरा एक बात वो मतलब मैं कभी कोई इन्वेस्टिंग की किताब नहीं पढ़ा हूँ मैं कोई, तो इस बोल कर मेरे को नहीं मालूम है कि हो सकता किसी इसीलिए कि किसी के लिए ठीक है किसी के लिए गलत हो सकता है। तो जैसे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए, स्टॉक पिकिंग के लिए या स्टॉक मार्केट में एज ए करियर, अगर कोई ये यंग इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक एक्रोनिम क्रिएट किया, उसको मैं बोलता हूँ फॉर्मल। Okay. तो फॉर्मल मैंने जैसे मैंने एफ का मतलब है फोकस्ड। तो यहाँ पर बिना फोकस के कोई काम नहीं है। और फोकस का मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि समझो आप कुछ भी दुनिया में काम कर रहे हो, घूम फिर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन्वेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्चर भी देखता हूँ, समझिए पिक्चर देखा वापस पिक्चर से हॉल से निकला, बाद में मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं घूमती है, वो पिक्चर में क्या हुआ, कौन मरा, कौन गाया, कौन क्या। जैसे कल कोल्ड प्ले देखने के लिए कोल्ड प्ले देखने के लिए गया तो वहाँ पर वो देख लिया, उसके बाद जब वहाँ से निकल गया तो मैं छोड़ के मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आ गया कि कल मार्केट खुलने वाला है। तो मेरा फोकस पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ही है मेरा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जब और भी मैं जितने लोगों से मार्केट में मिलता हूँ, जो पुराने लोग हैं मार्केट में, जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनमें ये कॉमन चीज़ देखता हूँ। ऐसा नहीं कि आपके दूसरे शौक नहीं होने चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेकिन इन्वेस्टिंग ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा मेरे पर लागू होता है। और दूसरा फॉर्मल का जैसे समझिए ऑब्जर्वेशन, मेरे को लगता है कि ऑब्जर्व करना ही नहीं तो आपके दिमाग में नई आइडिया कैसे आएगी।
क्या फैशन चेंज हो रही है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या कल्चर चेंज हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, या सब फॉर क्यू कॉमर्स जो अभी चल रहा है वो। जिसने पहले समझ लिया होगा कि हाँ भी 10 मिनट के अंदर में डिलीवरी होती है, ब्लैंकेट 10 मिनट में डिलीवरी करता है, 5 मिनट डिलीवरी करता है, एक ऑब्जर्वेशन को आपको मालूम पड़ा होगा ना, तो उसने समझिए कोई जाके शेयर्स ले लिया होगा, जो भी शेयर्स लिस्टेड है, चाहे स्विगी आ गया होगा या उसके पहले जो भी था, जोमेटो था या जो भी आया। तो ऑब्जर्वेशन मार्केट के अंदर में बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चेंज हो रही है, क्या कल्चर चेंज हो रहा है। दूसरा मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। और दूसरा मेरे को लगता है कि आर फॉर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क, आप कितनी बड़ी रिस्क ले सकते हो। नहीं तो क्या है ना कि आप इतने बड़े मैच में खेल के चले जाओगे, इतने बड़ी इकोनॉमी जो हमारी आज 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 25-30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई, आप परसेंटेज में पैसा जोड़ते रह गए आप इसके अंदर में, वो कैसे होगा। तो आपने गवा दिया ना वो अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी मालूम नहीं कब आएगी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के अंदर में अभी तक आई है, अगले लास्ट 20 ईयर्स में आगे जो आएगी समझिए। लेकिन रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। अगर आपको समझ में आया, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर नो बॉल में अगर आपने 1 रन बनाया तो आपने 1 रन नहीं बनाया, आपने 6 रन खोया। नो बॉल में तो छक्के मार भाई, नो बॉल का रन ले और दूसरी उसके ऊपर जो बॉल आती है इस पर छक्के मार, उस पर रन तेरे को मिलना चाहिए ना भैया। उसमें भी अगर 1 ही रन ले लिया, अरे मेरा शेयर 50 का 500 हो गया, अरे वेरी गुड। लिया कितना था? 500 शेयर्स। आपके पोर्टफोलियो आपके वर्थ के हिसाब से, अगर आपकी वर्थ है 2000 की, आपने 500 लिया तब ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं उसकी वर्थ है 50,000 शेयर्स लेने की, लेकिन 1000 शेयर्स में उनको घबराहट होने लग जाती है। आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकती हो। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी होना चाहिए। और तीसरा जो फॉर्मल का जो एम है वो है मैराथनर। आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो स्प्रिंट के जैसा नहीं होना चाहिए। स्प्रिंट बोलते हैं ना, जो कि स्प्रिंटर क्या बोलते हैं, हाँ, जो जल्दी भागते हैं, जो 100 मीटर दौड़ते हैं, स्प्रिंट। हाँ, स्प्रिंट। आपका माइंड सेट होना चाहिए मैराथनर का जैसा। मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ। आप दोनों का माइंड सेट, अगर आप सोचेंगे कि मैं जो आपने पूछा मैं जल्दी निकल जाती हूँ, आप अपने आप को पूछिए आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं कि मैराथन दौड़ रहे हैं। मैराथन जिस दिन आप सोचेंगे दौड़ेंगे, आपका स्टॉक का सिलेक्शन बदल जाएगा। मैं वो ट्रेन में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जो चर्चगेट से लेकर बॉम्बे सेंट्रल में खत्म होती है, मैं उस ट्रेन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैराथनर रहेगा तो आपका सोचिए स्लो एंड स्टडी। शुरुआत भी स्लो, एक स्टडी होगी और पूरा उसको आप मेंटेन करेंगे और आप बड़े फोकस रहेंगे। 100 मीटर वाले को ज़्यादा दम चाहिए, नो डाउट, उनको दोनों को डिफरेंट दम चाहिए, लेकिन 100 मीटर में खत्म हो जाएगा उसका। तो इन्वेस्टिंग में ये सोचना चाहिए मेरे को मैराथनर बनने का, ऐसा मैं सोचता हूँ। और दूसरा हो गया ए फॉर एडेप्टेबिलिटी। मार्केट के साथ एडेप्टेबिलिटी, उसमें पेशेंस भी आपको इसमें आ जाता है। जैसा मार्केट चलाना या मार्केट आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होना आपके वश में नहीं है, या मार्केट की अपनी चाल है। मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करने का, आपको मार्केट बूम अगर है तो एडजस्ट करने का है, खाली पड़ा हुआ है तो एडजस्ट करने का है, डूब गया तो एडजस्ट करने का है। ये मार्केट का फैशन है भैया, मार्केट का ट्रेंड है। इसमें मेरे को डिस्टर्ब नहीं होने का, मेरे को मार्केट के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी आपको होना चाहिए। ये फॉर्मल का फॉर्मूला है। ओके। और एल? हाँ, तो मैं चाहता था कि आप मेरे को पूछें इसी वर्ल का, मैं एल में रुक गया आपको, तो ये आपकी स्मार्टनेस है ये आपकी। तो फॉर्मल का जो एल है वो लास्ट है। तो मेरा मतलब बी फोकस्ड और बी ऑब्जर्वेंट और रिस्क टेकर, बी ए मैराथनर एंड बी अडेप्टेबल एंड बी इन लव। अच्छा, मेरे को क्या लगता है कि सोनिया जी, अगर आप मार्केट को प्यार नहीं करेंगे, मेरे को लगता है पैशन से ऊपर भी प्यार होता है। पैशन तो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यू हैव टू बी इन लव विद द मार्केट। आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिएगा, जो आपके यहाँ पर आए हैं और आगे आप आएंगे, आप देखिएगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ, अगेन मैं बोलता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल, मैं गलत हो सकता हूँ। यू हैव टू बी इन लव विद द मार्केट। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, मेरे को तो इसी में रब दिखाई देता है। मेरे को शेयर बाजार में मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेयर बाजार ही है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, आप ये समझ लीजिए आप। तो अगर आप यू आर इन लव विद द मार्केट, तो ये फोकस्ड, ऑब्जर्वेशन, रिस्क टेकिंग, अलाइनमेंट या एडजस्टमेंट, एडेप्टेबिलिटी, सब चीज इन लाइन हो जाती है। तो मेरे लिए अभी चलता है ना 60 घंटे का धंधा है कि 90 मिनट का जो धंधा, जो बात चलती है, मेरे लिए 168 घंटे का धंधा है वीकली। अच्छा। 24/7 मेरा यही काम है। अच्छा। इसका मतलब ये, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ
इसका मतलब ये ना मैं दूसरे काम नहीं करता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट भी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, अपनी धुरी पे आ गया, वापस आ गया। मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो। जब तक आप इसको लव नहीं करेंगे इस धंधे को, तब तक ये चीज़ें अलाइनमेंट नहीं होंगी। बट आपको क्या लगता है ये 90 आवर वर्क वीक के बारे में बहुत बात, इसके बारे में? 90 आवर वर्क वीक के बारे में बहुत बातचीत चल रही है आजकल। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? आपने तो बोला है आपका तो दिन भर 24/7 चलता ही रहता है इन्वेस्टिंग। दिमाग मेरा इसी में रहता है। हाँ। जब आदमी, जैसे बोलते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब आदमी प्यार में होता है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में वही रहेगा ना। हाँ। जिस चीज को, अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी काम कर लोगे, दिमाग में आपका बच्चा आएगा ना, घूम फिर के जरा सा फ्री हुए आपके दिमाग में आपका बच्चा आएगा। करेक्ट, बराबर बात है। करेक्ट। तो मेरे को क्या लगता है, अभी आपकी बात पे आता हूँ, जो ये 60 घंटा 90 घंटा वाली जो बात है, इनमें दो बात में इसमें फ़र्क है। आप अपने एम्प्लॉय को एक्सपेक्ट नहीं करते हो, अगर समझिए मैं कंपनी का मालिक हूँ, फाउंडर हूँ या प्रमोटर हूँ या मैं CEO हूँ, जैसे लार्सन टुब्रो के उन्होंने बोला, तो मैंने उसके अगेंस्ट में एक ये डाला कि हाँ भाई एक CEO है, उसने लैम्बोर्गिनी ली। हाँ। तो सब आकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, तो बोले चिंता मत करो, तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुम लोग, मैं वादा करता हूँ इसी तरह तुम लोग काम करोगे, अगले साल मैं दूसरी लैम्बोर्गिनी ले लूंगा। हाँ। तो ये तो एक कटाक्ष था। लेकिन मेरे को क्या लगा, मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है, सोनिया जी, आप कौन हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या माने या एम्प्लॉयर हो, या आपका उसमें क्या रोल है। इफ यू आर इन लव, जैसे जो लार्सन टुब्रो के जो CEO ने जो बोला है, कंपनी उस पर निर्भर करती है, उस लीडर के ऊपर में। Correct. उसको तो 168 आवर्स काम करने का है, वो करते ही होंगे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन एम्प्लॉय जो है ना, उसको माने उसकी एक लिमिटेशन होती है। उनको ग्रोथ अगर होगी तो एम्प्लॉय की ग्रोथ तो देखिए एक कैलकुलेटेड ग्रोथ होगी ना। CEO को तो स्टॉक ऑप्शन मिल जाएगा, ESOP मिल जाएगा, उसको पैसों के हिसाब से अगर आप काम देखेंगे तो कहीं कोई बहुत ही कम होना बहुत चाहिए। कम होएगा। बराबर बात है। आपकी इतनी ग्रोथ हुई, साथ में आपके जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो घर में काम करते हैं, आपके ड्राइवर की उतनी रेशियो में ग्रोथ नहीं हुई होगी जो मेरी ग्रोथ हुई। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी जो भी बढ़ेगी या मेरी जो बढ़ी, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो 90 घंटा काम करे, कैसे होगा भाई? क्यों करेगा वो 90 घंटा काम? उसका कोई पैरामीटर बनाओ, उसका रिवॉर्ड बनाओ उसको। तो इस बोल के इसके अंदर में फ़र्क है। आप अपना समझोगे तो आप 168 घंटा काम करोगे, लेकिन अपना समझने के लिए वैसी प्राप्ति भी, भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ। आपको ऐसा मिलना भी तो चाहिए ना। तो आपने बहुत ही हमें बढ़िया सीख दिया है कि ये जो फॉर्मल है, आपने जो क्रिएट किया ये स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग a good corpus or becoming wealthy in the stock markets for young investors. So thank you for that. But जाते जाते just a couple of more questions, right? आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप आजकल चाइनीज़ ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो. That was very interesting for me because इंडिया मार्केट तो हम लोग ने कैप्चर इतनी अच्छी तरीके से किया नहीं है, और आप अभी चाइना मार्केट में घुस गए हो. उसके बारे में कुछ बताइए. ऐसा लगता है सोनिया जी, मेरे को लगता है कि जो चाइना जो है ना, ये फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी है। आप चाइना को एक बार घूम के आइए, छोड़िए आप इधर उधर अलमाटी और वियतनाम और इधर कुछ नहीं, आप अपने बच्चे को चाइना दिखाइए। मैं आपको आप जाइए वहाँ पर 15-20 दिन के लिए, बड़े शहर में जाइए, शंघाई जाइए, बीजिंग जाइए, और फिर छोटे शहर में जाइए। आप गए हो? हाँ, मैं 9 महीना चाइना रुका हूँ। चाइना रुका 9 महीना, और वहाँ से मेरे ज़िंदगी का सबसे एक विनिंग इन्वेस्टमेंट किया, खाली चाइना में बैठे बैठे। अच्छा। जो ऑब्जर्वेशन की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, बीच में बोलता हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात है, मैं चाइना में था 9 महीना, और वहाँ पर बैठे बैठे वो पोल्यूशन इतना, वहाँ पर इतना ज़ोर से पोल्यूशन था। मैं बीजिंग गया, वहाँ पे देखा पूरा आसमान पूरा काला पड़ा हुआ था, और सब पेपर में लोग बात आती थी कि एनवायरनमेंट की और ये पोल्यूशन की। वहाँ पर चाइना ने डिसीजन लिया वहाँ पे कि सारी इंडस्ट्री को बंद कर देगा, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज जो भी थी, डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री को, उनको वो बंद कर देगा। वहाँ पर ये मेरे को, और मैं सुदर्शन केमिकल को वॉच कर रहा था 10-15 साल से। वहाँ मेरे को ये आइडिया आया वहाँ पर, और मैं संयोग से, देखिए प्रकृति भी आपको बोलते हैं ना, आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में मदद करती है। मेरे को 2 अलग अलग कंपनी के केमिकल कंपनी में काम करने वाले आदमी मिले। उन दोनों ने एक ही बात मेरे को बोली, ये भी भगवान भेजता है। उन्होंने एक बात बोली कि बीजिंग केमिकल इंडस्ट्री फिनिश तो इंडिया इज गोइंग टू टेक ओवर। तो वो मेरे को समझ में आ गया वहाँ पर। तो मैं सुदर्शन केमिकल को फॉलो करता था। अच्छा। मैं वहाँ बैठे बैठे 3-4 टका ध्यान नहीं मेरे को, वो सुदर्शन केमिकल चाइना में बैठे बैठे फ़ोन पे मैंने लिया, जितना जो मिल रहा था, मतलब 40 रुपये के भाव में, आज का 1200 रुपये का भाव है। आप ये सही। तो मतलब ये जो मैं बोला बी ऑब्जर्वेंट, फॉर्मल का जो है बी ऑब्जर्वेंट, ये
तो चाइना मेरे को लगता है कि ये 21वीं सदी का फर्स्ट है। आप चाइना जरूर जाइए। देखिए अपनी एनिमिटी वेनिमिटी छोड़ दीजिए, और एनिमिटी कोई एनिमिटी नहीं। आज हमारा पूरी दुनिया का ये चाहे जितने भी प्रोग्राम है, चाहे सोलार के प्रोग्राम हो, लिथियम आयन के प्रोग्राम हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोग्राम हो, इनका सारा रॉ मटेरियल कैप्चर चाइना ने किया हुआ है। चाइना के बिना वो विकास ही दुनिया में संभव नहीं है। आप चाइना एक अकेली ऐसी कंट्री है जो इस साल बोलता है 6 मिलियन गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा, 60 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेगा। हम बनाते होंगे 50 लाख। हमारा चाइना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर में, ठीक है ना। हम हर दूसरी चीज़ों में, कल्चर में उनसे बहुत उत्तम हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का जहाँ तक बात आता है ना, वहाँ पर दुनिया के सारे जितने भी माइंस आप ले लीजिए या जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो सब चाइना के पास में। वो $18,000 के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर भेज देगा। यूरोप के अंदर में $40,000 के नीचे डॉलर के नीचे गाड़ियाँ नहीं है इलेक्ट्रिक की। अब यूरोप भी घबरा रहा, तभी वो ट्रम्प भी ये बात बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक में नहीं जाने का मेरे को, क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रिक में अगर गए ईवी में तो चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा आपको। लेकिन अब चूंकि एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री तो इंडिया चाइना के अंदर में ही है, तो चाइना हर चीज़ में जो पैमाना है ना, देखिए हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चाइना, एंड ऑफ कोर्स हमारी शुरुआत अभी हो रही है, जैसे हमारा अमृतकाल अभी शुरू हुआ है। हमको चाइना को कैचअप करने के लिए 25% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। जो जीडीपी की जो ग्रोथ बात करते हैं वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना का रूल ही ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो मेरे को कभी कभी लगता है ना कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, इसके जो साइड इफेक्ट है उसके हम भोगी हैं। करेक्ट। इंडिया में थोड़ा डेमोक्रेसी भी चाहिए और थोड़ा सा डिक्टेटरशिप भी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल अपना व्यू है। माने थोड़ा यहाँ पर नहीं तो काम नहीं होता है ना। अब 5 साल हो गए आपको बुलेट ट्रेन का समझिए, आपने रोक दिया। एक एनजीओ आकर झंडा गाड़ देगा यहाँ पर कि नहीं, यहाँ तो मंदिर बना हुआ था या मस्जिद बना हुआ था, यहाँ ये बना हुआ है, आप ये नहीं कर सकते हो, ये पेड़ नहीं काट सकते हो, वो नहीं काट सकते। बट जब आप चाइना ETFs के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं, तो इज इट बिकॉज चाइनीज़ मार्केट जो अभी बहुत गिरी है, तो प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ है उधर, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि चाइना ETFs? अब देखिए 2008 में हांगकांग का जो इंडेक्स है वो करीब 32,000 बिका था 2008 की तेजी 7-8 के अंदर में। आज भी समझिए 19,000 पे है। हम इंडिया में बात करते हैं 10% CAGR, हमारे निफ्टी कम 10% CAGR की बातें करते हैं और हम खुश हो जाते हैं। हम खुश रहते हैं। और वहाँ पर तो सोचिए आधे भाव पे टिका हुआ है, और 10% CAGR अगर जोड़ लें 8 से 24 के बीच में 16 साल का, तो वो सोचिए वो भाव होना चाहिए 1 लाख का। हांगकांग इंडेक्स की एक बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। तो आज वो 19,000 पे बिक रहा है, और वो इंडस्ट्री आज भी 5%, 6%, कल भी डेटा आया चाइना का GDP 6% ने कितना 5 या 6% ग्रो किया है। वो 5% ग्रो किया माने 1 ट्रिलियन जोड़ रहा है भाई वो अपनी इकोनॉमी के अंदर में। अपने $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन फिर भी वो जोड़ रहा है। हम 6% भी अगर जोड़ लेंगे तो भी हम $250 बिलियन जोड़ने वाले हैं। तो पहले बात तो हमारा कंपैरिजन है नहीं, हमको उनसे समझना चाहिए कि हाँ भाई वो क्या वो लोग जो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। तो मेरे को ये लग रहा है इस बोल का मेरा मन था कि यहाँ भी जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्राई ये रहती है कि मैं कोई भी चीज़ को सीड पे पकड़ूं। मैं चर्चगेट की ट्रेन को चर्चगेट पे पकड़ना चाहता हूँ, मंदेरी में नहीं पकड़ना चाहता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि यार ये अगर मैं इन्फ्लेशन या समझिए वो अगर मैं जोड़ूँ तो 32,000 का आज मेरे को आधे भाव में मिल रहा है, और 16 साल कोई ग्रोथ दिया नहीं है। चाइनीज मार्केट आप बोल रहे हैं, चाइना ETF, चाइनीज इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी ग्रो की है, इंडेक्स ग्रो नहीं किया, स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि शायद ये ठीक है, आप रॉन्ग भी हो सकते हो, मालूम नहीं है। तो मैं तो इस बोल का मैं थोड़ा ETF में इन्वेस्टमेंट किया है कि लेट्स सी। बट आप जब भी बोलते हो आपका फ्रेमवर्क में जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है, तो अभी चाइनीज़ मार्केट एज एन इन्वेस्टर आई एम सेइंग, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है चाइनीज़ ETFs में, अभी चाइना मार्केट में जो हो रहा है, मैं एक विजिट तो जाके कर सकती हूँ, बट रोज़ जो, बिकॉज चाइना से जो क्लोज्ड इकोनॉमी राइट, के बारे में ज़्यादा तो मीडिया में खबर आती नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो 6 महीने बाद पता चलता है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया है वगैरह वगैरह। तो एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू कीप टैब्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द चाइना मार्केट? इसीलिए ETF में इन्वेस्ट किया ना मैंने, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे भी आप नहीं कर सकते हो, $2.5 लाख ही आप निकाल पाओगे पर पर्सन पर ईयर का जो हिसाब है, जो गवर्नमेंट का जो LRS या क्या बोलते हैं, तो लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम है उसके अंडर में आप करोगे LRS में। तो मैं तो इंडिया वो चाइनीज ETF NSE पे लिस्टेड है, NSE BSE पे। अच्छा, तो मैं तो ETF में किया, वो फंड मैनेजर समझे। अच्छा उनका प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम वो उसको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, बेचारा परफॉर्म करेगा, वो स्टडी कर रहा है।
अब ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में पैसा ज़्यादा आता है, लेकिन आप रॉन्ग भी हो, जो आप बोल रहे हैं वो बात बराबर है, वहाँ डेटा का ऑथेंटिसिटी नहीं है। हाँ। उनको खुद को नहीं मालूम है कल कौन सा डेटा आने वाला है। हाँ, उस सरकार का खुद का भरोसा नहीं है, कल किसी को अंदर कर देगी, किसी को जेल में डाल देगी। Correct. डिफेंस मिनिस्टर का नाम आया, वो गायब हो गया। करेक्ट। कैसे कैसे लोग बेचारा वो जैकमा वो अली बाबा, हैं? अली बाबा ना, अली बाबा हाँ वो गायब ही हो गया। गायब हो गया बेचारा। फिर वो एग्रीकल्चर का भाषण दे रहा है कहीं जाके, वो बेचारा उसको कहाँ से कहाँ बना दिया उसको बेचारे को। हाँ। $35 बिलियन का उसका कुछ इशू आने वाला था उस कंपनी का, दूसरे दिन रोक दिया। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ा प्रॉब्लम है। वो हाँ। इतनी डिक्टेटरशिप भी वो प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसी बोल के मैंने वो ETF में किया, और इंडिया में लिस्टेड है, जितनी इच्छा आप ले सकते हैं। तो आप ऐसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में आपका जो ध्यान है, उसमें आपका क्रिप्टोज में क्या विचार है? बिकॉज बहुत मतलब अभी आप इंडिया से बाहर निकलोगे तो क्रिप्टो की ही बात होती है हर जगह, क्रिप्टो करेंसीज की। क्रिप्टो हम ले नहीं सकते, लेकिन मेरे को लगता है क्रिप्टो का मरने का टाइम खत्म हो गया। क्रिप्टो का मरने का टाइम, हाँ। जो लोग सोचते थे ना बकवास है, हाँ, जीरो हाँ, हो हाँ। जाएगा, अच्छा, वो खत्म हो गया है। मेरे को ऐसे लगता है कि उसका वो टाइम खत्म हो चुका है। उसको मरना होता तो अभी तक मर जाता। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना बिल्ली की 9 लाइफ्स होती है, क्या हाँ, होती है, हाँ, कुछ ऐसा हाँ। है ना। तो अभी तक सर्वाइव किया है, मतलब आगे जाके हाँ। बढ़ेगा। ऐसा मेरे को लगता है कि ये अभी तक अगर सर्वाइव कर लिया, अगर यहाँ पर क्रिप्टो लिस्टेड होता तो मैं तो लेता। हाँ। हाँ, तो वो अभी तक सर्वाइव किया, तो अब शायद वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ भाई वो 10 लाख हो जाएगा डॉलर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अपने को आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को लगता है अब खत्म नहीं होना चाहिए। अब ट्रम्प भी आ गया, वो तो ओपनली बोल ही रहा है। हाँ। अब तो कई कंट्रियां ऐसी है जो अपनी करेंसी को क्रिप्टो के साथ में कुछ अलाइन कर रही है, ये कर रही है, वो कई खबरें आ रही है। तो चलना चाहिए। तो एक बार अगर इंडिया में लीगल हो गया तो आप ले लोगे? अब डिपेंड करता है, वही तो तुरंत 4 गुना हो गया 1 साल के अंदर में। वही तो मैं ना। उसको वॉच करता हूँ हर रोज। हाँ, मैं भी। आप भी। बस फोमो टाइप फीलिंग होता है कि इतना हाँ। बढ़ गया है, हम लोग ने मिस किया, लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है, अभी उपाय नहीं है वो तो। हाँ। व्हेन इन रोम डू एज रोमन डज। करेक्ट, ऐसा है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। इस बोल कर ये तो अब डिपेंड करता है, अभी कब लिस्ट होगा नहीं होगा मालूम नहीं, कब यहाँ पर अलाउड होगा नहीं होगा। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अभी हम एंडिंग पे आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया डिस्कशन था। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर सो मच लर्निंग एंड एज एन आई मीन, मैं तो यहाँ पे इंटरव्यूअर के जैसे बैठी हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड Yeah. मुझे कितनी लर्निंग आपसे मिली आज। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चन, what is that one stock which has been a big failure for you, your biggest success in terms of stocks, and what has been the big lesson in that? मतलब एक स्टॉक जिसमें आपका बहुत पैसा घटा है, एक स्टॉक जिसमें बहुत पैसा बढ़ा है, और आपके सबसे बड़ा जो इसमें लर्निंग था। तो देखिए, बढ़ने के तो कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे सेरा का, जैसे अपने ने बात किया, तेजस्वी जैसे जैसे जो भी निकला। अतुल ने भी मेरे को पहले बहुत पैसा दिया, फिर मैं निकल गया था, अभी मैंने वापस एंट्री किया हूँ अभी लास्ट ईयर 2023 में। तो ये तो ठीक है। तो इनसे जो लेसन जो मैंने ये विनिंग जो रहे, उनसे जो लेसन रहा वो यही रहा कि टिके रहो मार्केट के अंदर में, पिच पे टिके रहो, पिच छोड़ कर मत जाओ। वही जो मैं आपको बोला, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल, ये मेरे लिए वर्क किया इन सब कंपनियों के अंदर में। और जो अगर मैं 15-20 साल में देखूं, 15 साल के अगर इतिहास में पीछे जाऊं, तो रिग्रेट जो है ना, मेरे को सुनिए ज़्यादा रिग्रेट नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि रिग्रेट, आई डोंट नो, इसकी डेफिनेशन भी बहुत विचित्र है। आप अपने मन में रिग्रेट मान लोगे, मेरे मैं बेच दिया रिग्रेट। अरे तू भगवान थोड़ी है भैया, तू बेचेगा ना, तेरे को डर लग रहा था, तेरे सेंसेस तेरे काबू में नहीं थे, तू घबरा गया, नर्वस हो गया, तो बेच दिया। तो उसमें बेच दिया। जो डिसीजन आपने ले लिया ना, उसके प्रति फिर आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को, माइंड को ऐसा इंट्यून कर रहा हूँ कि जो डिसीजन मैंने लिया उस समय सोच समझ कर, जो मैंने भावना से लिया है, वो बेस्ट है। कभी उसका परिणाम उल्टा होगा, कभी इसका परिणाम सही हो जाएगा उसका। तो मेरे को रिग्रेट नहीं होता लाइफ के अंदर में। मैं आस्ते आस्ते अपने आप को ये कर रहा हूँ कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कुछ शेयर्स है वो भी 4 साल के अंदर में परफॉर्म नहीं किए, तो आप बोल सकते हैं ये रिग्रेट है। लेकिन उन शेयरों के पीछे मैंने क्यों नहीं बेचा उनको, ये सिचुएशन बाद में वापस अगर मेरे पास क्रिएट होगी, तब भी शायद मैं यही काम करूंगा। ओके। क्योंकि उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसी चलते हुए मेरे दूसरे शेयर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। तो मैं मेरी थ्योरी चेंज नहीं करूंगा। मैं इसमें यह कर सकता हूं कि थोड़ा बहुत मैंने बेच दिया, ताकि अगर पूरा गिरता भी अगर समझिए है, तो चलिए ठीक है, मेरा कम से कम मैं सेफ हूँ। मैंने और दूसरी स्टोरी में ढूंढ रहा हूँ, मेरा माइंड एजाइल है, मेरा माइंड काम कर रहा है। एक शेयर्स लेकर बैठ गया तो मेरे को फिर दूसरे ढूंढने का जरूरत ही नहीं है मेरे को।
तो मेरे को ज़्यादा इस तरह का ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होता है मार्केट का, जब जहाँ तक सवाल है। मेरे को लगता है कि जो मैं डिसीजन, आपका जो डिसीजन है ना वही आपका तकदीर है, जो आप डिसीजन Correct. लेते हो वही आपकी तकदीर है। आपको उसमें कन्विक्शन होना उसमें चाहिए। कन्विक्शन, उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैंने किया, अच्छा किया तो भी हुआ, गलत हुआ तो भी हुआ, तो रिग्रेट क्या है। तो हमेशा मैं जो सब जगह बोलता हूँ कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हाँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अरे तो वाह! हमेशा मैं ये बोलता हूँ, तो मेरे को वही लाइफ में रहता है कि हाँ भाई ये गीता सार है, मजा अरे करो। वाह वाह, बहुत मजा आ गया। मैं उसके लिए रुकी थी एक्चुअली, आपका जो शेर और शायरी के लिए। बट आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत मेंटर्स हैं आपके स्टॉक मार्केट में, चाहे रमेश दमानी जी हो, राधा किशन जी हो, मिलते जुलते रहते हैं। उनसे आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए हर आदमी का अपना अलग अलग स्टाइल है, और अपने हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मेरे को क्या लगता है, जो सीखने वाला जो है ना, वो मेरे को लगता है वो एकलव्य के जैसे है आप। ठीक है, कोई आपको बोल के जो अब मैं देख के सीखता हूँ ज़्यादा। आप आपके साथ बैठा हूँ, आप क्या कर रहे हो, मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बी ऑब्जर्वेंट। तो अभी इनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी इनके अंदर में, जो भी आपने नाम लिया, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े नाम हैं, तो मैं तो इनके नाम से खाली सीखता हूँ। मैं इनके साथ ज़्यादा बैठने का काम नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, लेकिन इनके नाम से सीख जाता हूँ, या इनका कुछ आते रहता है इंटरव्यू, वो देखकर ही अपने सीखते हैं उनके अंदर। इनके पीछे एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि जैसे इन्होंने जो भी शेयर्स लिया, स्टोरी को शुरू में पकड़ा इन्होंने, चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक। जब स्टोरी शुरू हो रही है तब इन्होंने स्टोरी को पकड़ा, उसके अंदर में बैठे रह गए। ये फुटबोर्ड पर सफ़र नहीं किए ये लोग कि चर्च गेट में चढ़े और बॉम्बे सेंट्रल से उतर गए, और फिर चढ़ गए, फिर अंधेरी उतर गए, फिर ये काम इन्होंने नहीं किया। एक चीज़ आपको इन्हें कॉमन मिलेगी, बड़ा काम किया, और मैराथनर है ये स्प्रिंट नहीं है ये लोग। तो ये मेरे विश्वास को पक्का करता है। यही काम राकेश जी ने किया। उन्होंने तो जो करेज का जो काम किया, आप इनमें सब में ये चीज़ आप पाएंगे, इनका करेज, इनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इनका माइंडसेट, इनको स्टोरी को, जैसे मेरा एक है कि वो बैम्बू ट्री की जैसे स्टोरी है कि वो आप बैम्बू ट्री का आप पेड़ लगाते हो, बीज बोते हो, 3-4 साल कुछ दिखाई कुछ भी नहीं होता है, और 5वें साल में वो 50 फीट लंबा हो जाता है। ये स्टॉक मार्केट है। तो इनको देखकर भी यही लगता है कि हाँ ये लोग भी यही काम कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब सही रास्ते पे हैं। कभी उतर जाएंगे, कभी कोई बढ़ जाएगा, कभी कोई गिर जाएगा। सफ़र को एंजॉय करना चाहिए, डेस्टिनेशन ठीक आता रहेगा, जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। करेक्ट। तो जो कंपाउंडिंग है उसमें, और अगर देखा जाए तो आपकी जो फिलॉसफी है स्टॉक मार्केट में, ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टिंग को आप बिलीव करते हैं, नॉट सो मच ग्रोथ इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपने कहा कि आप स्टोरी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। लेकिन उसमें ग्रोथ होती है तब मैं पकड़ता हूँ। मैं 10-10 साल तक शेयर्स के लिए वेट करते रहता हूँ। मैं 10 साल, मैंने एक जगह बताया था कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई पुराना एथलीट जब बीमार पड़ता है तो मैं उस एथलीट पर नज़र लगा देता हूँ, ये एथलीट वापस कब रिकवर करेगा। ये सुदर्शन में भी मैंने ऐसे ही किया, और कई कंपनियों में मैंने यही काम किया कि जिसके अंदर में दम होता है और वो आदमी बीमार पड़ता है, जैसे जो स्पोर्ट्समैन बढ़िया रिकॉर्ड बना रहा है, वो जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो सुदर्शन की क्या स्टोरी थी? मतलब आपने बताया था कि चाइना में जब भी आप गए थे तो आपने देखा तो था मैं अपॉर्चुनिटी। इस कंपनी को 15-20 साल तक मेरे रडार पे है, 10-15 साल तक तो वेट कर रहा हूँ। मैंने इसका इनिशियल क्वांटिटी लिया था 92-3 में जब बॉम्बे आया था। तो 10-15 साल तक आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया नहीं नहीं, सुदर्शन उस में? समय जो लिया था कुछ 20-22 दिया था मैंने, बाकी मेरे पास में कुछ क्वांटिटी पड़ी रह गई, वो भी 40-50 हज़ार शेयर थे, कुछ मेरे पास में पड़े रह गए, उनको मैं रखा। 10-12 साल तक मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कुछ नहीं करने का, 20 साल। वो अचानक 14 में बत्ती जली मेरे दिमाग में कि ये क्योंकि मेरे को कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा था अच्छा। मेरे को लग रहा था बड़ा नीट एंड क्लीन और सुलझा समझा समझदार और अपनी लाइन का लीडर ये मैनेजमेंट है। बट 10-12 साल स्टॉक चली नहीं। 10-12 साल स्टॉक नहीं चला, तो मेरी एक लिमिटेड क्वांटिटी थी, छोटी क्वांटिटी थी, तो मैंने उसको रखा। ठीक है, डिविडेंड आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, तो 14 में जब मेरे को लगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया है, तो आप लंबी रेस के घोड़ा, बहुत हाँ, ही, हाँ मैराथनर, मैराथनर, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बी मैराथनर। तो फिर क्या हुआ 10-12 साल के बाद? फिर वो वेट का परफॉर्मेंस जब स्टार्ट इसका हुआ। जब आया वापस, इसका टाइम आया, जब इसका 2014 में जब अपने ज्ञान चक्षु खुले बीजिंग जाके, हाँ, थैंक्स टू चाइना, हाँ। जब लगा कि ये तो टर्न अराउंड हो रहा है, तो बोला फिर अपने को पकड़ने का क्या है, अपने को दुनिया में जो इंडिया में सबसे बढ़िया कंपनी है, एथिकल सबसे अच्छी कंपनी है, उसी को पकड़ने का पिगमेंट्स के अंदर में। तो मैंने ये कंपनी, और तकदीर ये है कि शेयर्स मिल गए उस समय। करेक्ट। नहीं तो आप सोचो उस समय आपको इलिक्विड शेयर्स है, मिड कैप में आपको मिलते नहीं, तो वो शेयर्स मिल गए आपको।
तो मैं ऐसे वेट करते रहता हूँ कंपनियों के लिए कि टर्न अराउंड कब होएगी, ये टर्न अराउंड कब होएगी। मैं तेजस के लिए भी 3-4 साल वेट किया। ये 15-16 में कुछ लिया था मैंने एक इनिशियल क्वांटिटी, वो घट गया। वो घटने के बाद में मैं उसको लेकर पड़ा रह गया, मतलब ठीक है छोड़ने दो। कोविड के 2019 में इसके ये सिग्नल मिलने लग गए थे, जियो वगैरह आ गया था। आप सिंपल एक समझिए ना कि इसको धंधा देने वाला कौन था। इसको धंधा देने वाला था जियो बाद 15-16 में शायद आया। जियो था, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन। इन्होंने सब ने अपने एक्सपेंशन बंद कर दिए थे। गवर्नमेंट ने आरपू पे कंट्रोल कर दिया था। कंपनियां कुछ कमा नहीं रही थी, बहुत छोटे मोटे कमा रही थी। वोडाफोन तो ऐसे ही प्रॉब्लम में था। जियो आया, वहाँ से गेम चेंज हो गया, इसका विस्तार हो गया। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अगर इन पर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आरपू पे तो टेलीकॉम 3 कंपनियां बच गई। एक ज़माने में 16 कंपनियां थी। तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन चालू किया। जब इन्होंने एक्सपेंशन चालू किया, एक्सपेंशन आप तभी करोगे जब आपको कमाई होगी, तभी आप एक्सपेंशन चालू करोगे, आगे आपको फ्यूचर। तो जियो वॉज द गेम चेंजर। तो इसके इंडिकेशन आने लग गए थे। ये कोविड के बाद के अंदर में ये ऐसा हुआ, 400 रुपये वाला शेयर 40 रुपये हो गया था तेजस। पर आप टिके रहे। हाँ, तो मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी थी, बहुत कम क्वांटिटी थी, जिससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो मैं लेकर बैठा रहा। तो 40 रुपये के भाव में तो कंपनी मिल रही थी कोई शायद 400 करोड़ रुपये में, कितना में कुछ कंपनी का मार्केट कैप कुछ ऐसा ही था, जहाँ मेरे को ध्यान आते 400 करोड़ का था। हाँ, और कंपनी में कैश था 100-150 करोड़ रुपये का कंपनी के अंदर में। और इधर इनका एक्सपेंशन चालू हो गया था। और 2G से 3G 4G की बात होने लग गई थी। ये सब 2G के अंदर में है, अब ये 4G में करेंगे। जियो बोला मैं इन्वेस्ट करूँगा, ये बोला भारती बोला मैं इन्वेस्ट करूँगा। ये 4G के इक्विपमेंट बनाता है। तो मेरे को लगा इतना तो रिस्क हम लेने के, 400 का 40 में मिल रहा है, 450 करोड़ का मार्केट कैप है, 100-150 करोड़ का बैंक में पड़ा हुआ है, 100-150 करोड़ रुपया BSNL से लेना, भारत नेट से इसको आने का है, फ्री में कंपनी मिल रही है। इतना पेटेंट है, इतना टेक्नोलॉजी है, दूसरा इंडिया में है नहीं। वावे को बंद करने का पूरी दुनिया में मुहिम चालू हो गया। पर आपको कभी लगा नहीं कि 400 से 40 रुपए आ गया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा स्टॉक में? हाँ, तो प्रॉब्लम था क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो इनको उसको ऑर्डर नहीं दे रही थी। लोग 2G में टिके हुए थे इंडिया के अंदर में। 2G चल रहा था, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है, आज भी यही चल रहा है। आज भी बोलने के लिए 5G में भी वही चल रहा है। आज भी यही चल रहा है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अरे आवाज कट गया, आवाज कट गया, यही चल रहा है आज भी। तो हमारा कितना बढ़िया 5G, आप ये समझ लीजिए। ये सोचिए, वो तो अलग ही स्टोरी है। हाँ, तो ये मेरे को लगा कि अब 2G से 4G, इंडिया में 3G नहीं आया, तो लगा 2G से 4G आने की तैयारी हो रही है इंडिया के अंदर में, तो अब इसको काम मिलेगा। और वावे का दुनिया में चारों तरफ से लोगों ने चालू कर दिया था कि वावे के साथ, वावे के जो हाँ कि उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया से भी उसका बोरिया बिस्तर गोल हो गया था। तो समझ में आने लग गया कि शायद इसका फ्यूचर तो ब्राइट ही है। अच्छा। फिर भी अगर रॉन्ग हो जाएंगे तो हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर जितना मिले उतना ले लिया। ओके। तो आपको लॉस टेकिंग कैपेसिटी भी हाई है ना, नॉट जस्ट प्रॉफिट, नॉट जस्ट रिस्क टेकिंग बट इवन लॉस टेकिंग, बिकॉज हाँ, तो लॉस के बिना प्रॉफिट कैसे होएगा? हाँ हाँ, अगर आप लॉस में भी लॉस में अगर स्टोरी, और क्योंकि मेरे लिमिटेड क्वांटिटी, वो गलत हो सकता है, मालूम नहीं है। हर समय हर चीज़ के उत्तर नहीं मिलते हैं जिंदगी के अंदर। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, मेरा स्टाइल है। जैसे आप खाती हो, थोड़ा गिरा भी देते हो। इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं खाऊं और जरा सा भी नहीं गिरे। मेरे को किसको दिखाने का बाबा, मेरे को कौन सा कहने, तो थोड़ा तो लाइफ में ऐसे चलता है। तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मेरा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी था। मेरे पोर्टफोलियो का कोई परसेंटेज भी नहीं था वो। तो मैंने ले लिया, वो गिर गया, मतलब ठीक है चलो मैं बैठता हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा था कि रिवाइव करेगी, क्योंकि दूसरी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर में, इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है दुनिया में। तो इस बोल के मैं बैठा रह गया तो उसका मेरे को फ़ायदा हुआ। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, मैंने देखा एक बात कि आप मार्केट लीडर्स को ज़्यादातर चुनते हैं। तेजस नेटवर्क अगर हुआ, या प्रेसिशन कैमशैफ्ट हुआ, लार्जेस्ट कैमशैफ्ट मैन्युफैक्चरर, या कोई भी, और सब मार्केट लीडर्स, या तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आप। स्मॉल कैप होता है लेकिन लीडरशिप होता है। तो इज दैट अ बिग क्राइटेरिया व्हाइल पिकिंग स्टॉक? नहीं, ये संयोग से ऐसा हो गया। जैसे आप प्रिसिशन की बात कर रहे हैं, तो संयोग से उसमें कोई ज़्यादा लीडर नहीं, 35% मार्केट शेयर है शायद, वो संयोग की बात है, उसमें दूसरे कोई है नहीं। हाँ। और सुदर्शन के अंदर में भी कोई ज़्यादा बड़े कोई लीडर वीडर नहीं थे उसके अंदर में, यही कंपनी थी, इसी का मार्केट शेयर ज़्यादा, छोटी मोटी कंपनियां थी, हैं आज भी है, लेकिन तो ये तो एक संयोग की बात है। और पर आप ज़्यादातर उसमें डोमिनेंस, मार्केट डोमिनेंस देखते नहीं हो जब जैसे अतुल ऑटो है, वो लीडर नहीं है। हाँ, वो लेकिन मैंने उसको भी पकड़ा। हाँ, तो हर जगह डिफरेंट वो लागू होता है। तो मैं कंपनी स्पेसिफिक पे ध्यान देता हूँ कि ये बॉटम अप्रोच जिसको बोलते हैं, ये कंपनी क्या कर रही है, इसका मैनेजमेंट को क्या अनुभव है, और ये कितना आगे जा सकता है, उस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है मेरा। ओके विजय जी, बहुत सीखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन,
If we had to use one word to describe you as a long-term investor, or one word to describe your success story, what would it be? वर्क इन प्रोग्रेस। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं होती है। आई डोंट नो किसको सक्सेस बोलते हैं। मैंने देखिए, मैं जहाँ था वहाँ से जहाँ आया हूँ, आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, और लेकिन जहाँ भी जाना है, मंजिलें और भी है, तो अभी रास्ता बहुत तय करने का है अभी। तो यही मैं बोलूँगा। तो ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ मैं। आई एम Thank you. सूमो रेसलर, चिकन बोल सकते हो। Oh, a marathoner, a sumo wrestler, हाँ, क्या आप and गिरा work दो in मेरा- progress. हाँ, एंड Work in progress. हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस लगा हुआ हूँ मैं, मेरे काम में लगा हुआ। आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एंजॉइंग व्हाई आई एम व्हाट आई एम लिविंग फॉर। माने जो मेरे लाइफ का जो मैं मेरा एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरे लाइफ में ईश्वर ने मेरे को एक अच्छी जगह खड़ा किया जिसको मैं प्यार करता हूँ, जैसे मैं बोला बी इन लव। आई लव दिस बिजनेस, आई एम लिविंग फॉर दिस। Thank you so much. It was really super fun. I didn't realize how 2 hours passed. And once again, sorry, मेरी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी है, but I tried my best. And this is actually my first Hindi interview, you know. मैं कभी नहीं किया है पूरा इंटरव्यू हिंदी में, but hopefully it was not so bad. And नहीं, with बड़ी encouragement from मेरी you- अंग्रेजी से आपकी हिंदी अच्छी है। तो थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया. Thank you so much थैंक यू once मैम, again. थैंक यू मैम, थैंक यू।